चलिए जी, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज जो हम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं न्यू सिलेबस के जो पेपर नंबर 4 है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम है मुकेश जसवानी। क्वालिफिकेशन वाइज मैं सीए, सीएस, सीएमए तीनों किया हुआ है और बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएशन की हुई है। अचीवमेंट्स थोड़ी सी बताऊँ, मैं थोड़ा सा अपने बारे में कम बोलता हूँ। पहली क्लास में जो बोल देता हूँ, वैसे मेरे से बोला नहीं जाता। अचीवमेंट वाइज बोलूँ तो बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में मेरे डीयू मैंने टॉप किया था अकाउंट्स में। मेरे 100% मार्क्स थे। उस टाइम पे 50 नंबर का पेपर होता था, 50 आउट ऑफ 50 आए थे। सीए में फाइनल में मेरी 9th रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया। और जहाँ तक सवाल है सीए और सीएस फाइनल का, उसमें रैंक नहीं आई थी, लेकिन मैंने दिए सारे ग्रुप थे तो फर्स्ट शॉट क्लियर था। सीए फाइनल भी फर्स्ट शॉट था, सीएस फाइनल भी। उस टाइम पे 3 ग्रुप थे, अभी भी शायद आपके 3 ही ग्रुप हैं फाइनल में। वो तीनों ग्रुप मैंने साथ दिए थे और वो तीनों ग्रुप साथ हो गए थे। ये थोड़ा सा क्वालिफिकेशन। और टीचिंग का करियर मैंने लगभग स्टार्ट किया था 2010 में। मतलब 2008 में मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन आ गई थी सीए, सीएस, सीए में। और 2 साल मैंने करीब जॉब की। फिर 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाना मैंने शुरू किया था सीरियसली ICSI में एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाकर। ये पटेल नगर में जो चैप्टर है ना, राजेंद्र प्लेस पर, यहाँ पर मैंने एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाना शुरू किया था ICSI। और फिर उसके बाद फिर टीचिंग का सफ़र ऐसा रहा कि मुझे वापस जॉब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैं जाना चाहता था। फिर टीचिंग में ही पिछले 12 साल से मैं एक्सक्लूसिवली सीएस के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। मतलब अभी नाम है सीए, सीए में एक्सक्लूसिवली फिलहाल मेरा जो है वो सीएस के स्टूडेंट्स को ही पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने सिलेबस चेंज होते हुए लगभग ये तीसरी बार देख रहा हूँ। जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, फिर 2013 में एक सिलेबस आया था, फिर 2017 में एक सिलेबस आया था, और आप वाला सिलेबस अब 2023 में आया। मतलब हर 5 साल में ये एक 5 वर्षीय योजना है, सिलेबस बदलता रहता है। और बदलता क्यों है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसा चल रहा होता है, हर एक इंस्टीट्यूट, चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, वो अपने सिलेबस को बदलने की कोशिश करते हैं। अब हम जो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो पहले 3 पेपर तो आपके लॉ के हैं। एक ही पेपर है प्रैक्टिकल जो हमारा वाला है, और उस पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप अपना बैग देखें, मम्मी ने आपको एक रजिस्टर देके भेजा होगा। रजिस्टर नहीं भी लाया तो कोई बात नहीं, आज नहीं चलेगा। पर अभी मैं रजिस्टर्स को लेकर बात करूंगा आपके लिए कि रजिस्टर्स आपको कैसे कैसे लगाने हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये 60 मार्क्स की है। मतलब जो हमारा ये पेपर है 60 नंबर का, उसमें क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और 40 नंबर का क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी जब मैं एग्जिस्टिंग ओल्ड सिलेबस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब तो आप न्यू सिलेबस के हो गए, पुराने वालों को अब क्या बोलेंगे? ओल्ड सिलेबस। जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उनके ये दोनों पेपर अलग अलग हैं। मतलब 100 नंबर का अकाउंट्स का पेपर है, हालांकि वहां पर कॉर्पोरेट के साथ साथ ऐड कर दिया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पर 100 नंबर का एक अलग पेपर है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 100 नंबर का एक अलग पेपर है, हालांकि वहां पर FM 60 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का उसमें एक और पोर्शन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? 2 पेपर्स को मर्ज करके आपके सिलेबस में एक पेपर डाल दिया है, और उस पेपर का कंबाइंड नाम क्या कर दिया है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक तो ये डिफरेंस है कि अब 2 पेपर को कंबाइन करके एक पेपर कर दिया गया है। सोचो अभी 200 नंबर का एग्जाम दोनों को मिला के हो रहा है, जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, और आपका 100 नंबर का कर दिया है। कायदे से कंटेंट भी हाफ करना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने कंटेंट हाफ नहीं किया है। कंटेंट जो है अभी भी इतना है कि 100 नंबर में समझ लो 150 नंबर का कंटेंट है। मतलब एक अच्छा खासा कॉम्प्रीहेंसिव पेपर है ये वाला। लेकिन इस पेपर की खास बात क्या है कि इस पेपर में मार्क्स जो है ना, वो अच्छे खासे आ सकते हैं अगर हमने ठीक से प्रैक्टिस करी है। ठीक से प्रैक्टिस करी है मतलब, देखो, जो आपके बाकी के 3 पेपर हैं वो लीगल पेपर हैं, लॉ के पेपर हैं। दुनिया वाले थ्योरेटिकल पेपर बोल देते हैं, हालांकि थ्योरेटिकल कहना सही नहीं होगा, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब वो वैसी वाली थियरी नहीं है जो बिजनेस स्टडीज आपने 12th में पढ़ी थी। यहाँ पे लॉ का पेपर मतलब आपको इंटरप्रिटेशन वगैरह कैसे करनी है, वो सब आप यहाँ पे सीखेंगे। और जब आपको लॉ के टीचर्स आप सिखाएंगे, आप देखोगे इंटरप्रिट कैसे करना है लॉ को, वो वहां पर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन फिर भी लिख के आना है वहां पर। और जब हम कोई आंसर को लिख के आते हैं पैराग्राफ फॉर्म में, या फिर जिस तरीके से भी टीचर हमें सजेस्ट करते हैं कि पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है, कैसा लिखना है, एक थ्योरी आंसर को जब हम लिखते हैं ना, तो जो पेपर चेक करने वाला ना दिमाग में पहले से ही सेट कर चुका है कि 5 नंबर का थ्योरी अगर इसने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है,
तो उसको 4.5 4 देने हैं। बहुत किसी बच्चे की बढ़िया क्वालिटी हो आंसर की, तब शायद उसके हाथ से 5 में से 5 दिए जाए, पर वो दिमाग में सेट करके बैठा है कि 4 4.5 से ऊपर नहीं दूंगा जनरली। जो एक पेपर जो किसी लीगल पेपर की बात करते हैं, आप भी सोचो आपने इतने पेपर दिए होंगे, तो आपने भी जब जब कभी थियरी पेपर दिया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ थियरी नहीं है, वहां पे इंटरप्रिटेशन स्किल्स आप सीखेंगे, लेकिन स्टिल कभी भी आपने वो लिखने वाला पेपर दिया होगा, प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा, तो हम भी जब पेपर में मार्क्स लगाते हैं तो 5 में से कितने लगाते हैं? 3, 3.5, 4। मतलब हम अगर उसमें नंबर देखते हैं तो 5 में से 4, 4.5, और अगर आपके आंसर की क्वालिटी थोड़ी सी भी हल्की होगी ना, तो वो 2, 2.5 से ऊपर देगा नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की खास बात क्या है? अगर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूरा ठीक किया है, तो पूरे 5 मिलने हैं, कहीं कोई कटौती नहीं है। और ये एक पेपर ऐसा है, क्योंकि मेरी ना, जो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे क्लास में, और ये पेपर एक ऐसा है जो आपको आराम से 60-70% मार्क्स दे सकता है। दो अब पेपर डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। एग्जिस्टिंग सिलेबस को मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको कैसे पढ़ाऊंगा? आप डिस्क्रिप्टिव। मतलब अभी उनके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सारे 1-1 नंबर के, लेकिन हम अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्क्रिप्टिव, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सच बताऊं, मैं ना मिस कर रहा था ये अकाउंटिंग, जो ये वाला जो है ना डिस्क्रिप्टिव पार्ट, पिछले 2-3-4 साल से, जब से पिछला सिलेबस आया था, मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ। और अकाउंट्स बिना बैलेंस शीट बनाए, बिना जर्नल बनाए, बिना, अरे मजा कहाँ आता है अकाउंट्स पढ़ने का? अकाउंट्स पढ़ने का असली मजा कब है? जब हम लेजर्स बात, जर्नल की बात करें, लेजर की बात करें, और बैलेंस शीट वगैरह की बात करें। सर इसी से डर के तो सीएस करी थी हमने, और आप जो है अकाउंट्स की बात फिर से कर रहे हो। देखो, आपने ना 11th-12th में जो मर्जी कुकर्म किया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं वैसे भी कुछ आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाला भी नहीं हूं। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद नहीं है आपसे। आपको मैं हर एक चीज बिल्कुल बेसिक लेवल से, हम चलते 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 उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल पर चलेंगे। मतलब पहले हम बात करेंगे बिल्कुल आम बंदों की तरह, और धीरे धीरे फिर खास बंदों की तरह बात करना शुरू करेंगे। मतलब धीरे धीरे अपने लेवल को एडवांस करते चलेंगे। कितने बच्चे +2 अभी पास करके आए हैं? अभी रिसेंटली +2 ही किया है। बाकी सब अभी फर्स्ट ग्रेजुएशन चल रही होगी ना, मतलब अभी फर्स्ट ईयर में होंगे। कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में और 12th पास करके आए हैं? मतलब आप देखोगे मेजॉरिटी बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12th पास करके आए हैं। भले ही आपने अभी अभी पढ़ी होगी अकाउंट्स, लेकिन स्टिल मेरी कोई उम्मीदें आपसे होंगी नहीं। कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है क्या? मतलब आर्ट्स या साइंस, फिलहाल इसमें नहीं है, पर जनरली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी होते हैं, तो उनको भी कोई तकलीफ हम कोशिश करते हैं ना आए, अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है भी तो, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगनिंग से बात करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि उसने ना कभी डेबिट क्रेडिट देखा नहीं होता। पहले तो फाउंडेशन का रूट होता था, उसमें अकाउंट्स पढ़ाई जाती थी, तो थोड़ा सा वो डेबिट क्रेडिट देख के आता था। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब तो CA/CT वाला आप सब देखे होंगे एग्जाम, उसमें कोई अकाउंट्स था ही नहीं पेपर, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि सीधा एडवांस लेवल का अकाउंट्स पढ़ता है, तो वहां एक थोड़ी सी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को दिक्कत आती है। लेकिन जिसको थोड़ा भी पता है ना कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, मेरी क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं जहां जहां एंट्रीज लिखवाऊंगा ना, तो हम रूल्स के साथ, याद है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाली एक इंग्लिश अप्रोच थी। एक अमेरिकन अप्रोच भी होती है कि एसेट बढ़े तो डेबिट करो, एसेट घटे तो क्रेडिट करो। वो हम बात करेंगे जैसे जैसे हम जर्नल एंट्रीज वाले किसी टॉपिक में आएंगे। पहला टॉपिक में जनरली ऐसा लूंगा जिसमें हम जर्नल वगैरह का यूज नहीं करेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा टॉपिक लेंगे, जहां पर ना जर्नल की बात आएगी ना बैलेंस शीट की बात आएगी, ठीक है? अब पहले कुछ बेसिक सी बातें कर लें, क्योंकि अभी मैं आज ना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और हम टॉपिक देखते हैं आज शुरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिलहाल जो पहला काम, आप अब ये समझ के चलें कि आप वापस से स्कूल में आ गए। आपको क्लास वर्क रजिस्टर, होमवर्क रजिस्टर, 2 रजिस्टर लगाने हैं। एक क्लास वर्क रजिस्टर जो मैं भरवाऊंगा, होमवर्क रजिस्टर जो आप खाली छोड़ेंगे, ठीक है? खाली छोड़ेंगे, भरेंगे उसे भी, भरेंगे उसे भी भरेंगे। क्लास वर्क रजिस्टर जो है वो जो होगा, वो आप लगभग 300 पेजेस का लगाइएगा। कई तरह के रजिस्टर्स मिल जाएंगे आपको, 300 पेज वाला, 500 पेज वाला, 100 पेज वाला। 100 पेज वाला लगाएंगे तो 10-12 रजिस्टर भर जाएंगे, इतना भी पतला नहीं लगाना है। 500 पेज वाला रजिस्टर लगाएंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो लिखने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बड़ा बल्कि होता है, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है, तो लिखने में दिक्कत आती है, फिर कैरी करने में दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि 300 पेज वाला ना एक आइडियल रजिस्टर रहता है, तो 300 पेज वाला आप रजिस्टर एक लगाइएगा। और लगभग हमारे सारे मिला के शायद कुछ 5-6 रजिस्टर्स हो सकता है भर जाएंगे जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। और पहला काम आप ये करेंगे उसमें
कि 3 पेजेस छोड़ देंगे जब भी आप रजिस्टर लेके आएंगे अपना नया। आज क्योंकि आप हो सकता है मैक्सिमम बच्चे डेमो क्लासेस के लिए आए हैं, तो अभी फिलहाल आप किसी भी रजिस्टर पे लिख रहे होंगे, पॉसिबल है और बिल्कुल जेन्युइन भी है। आप पहले डेमो लीजिए, आराम से पहले सेटिस्फाई हो जाइए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद ही और भी कहीं अगर आपने किसी टीचर को शॉर्टलिस्ट कर रखा है, उनका भी डेमो वीडियो देखना, फिर जहाँ ठीक लगे वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ऐसा ही होता है जनरली और ऐसा ही करना चाहिए आपको। लेकिन जब भी आप अपना फेयर रजिस्टर लगाएंगे तो आपको करना क्या है, शुरुआत के 3 पेजेस ना आप खाली छोड़ेंगे। 3 पेजेस खाली क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उसमें कुछ इंडेक्स के बारे में बताऊंगा कि इंडेक्स कैसे बनना चाहिए। इंडेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ऐसे बच्चे जो दोनों ग्रुप दे रहे हों, क्योंकि इतने सारे रजिस्टर्स हो जाएंगे। और हमारी ना ये एक हैबिट होती है, जब आप किसी किसी शॉप पर जाते हैं, रजिस्टर्स लेके आते हैं, अगर मान लो हमें क्लासमेट का रजिस्टर पसंद है तो हमारे सारे क्लासमेट के रजिस्टर होंगे, तीनों लॉ के भी क्लासमेट के रजिस्टर होंगे और अकाउंट्स एफएम के भी क्लासमेट के रजिस्टर होंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके 10-12 रजिस्टर होंगे और पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से रजिस्टर में क्या है, क्योंकि सारे एक जैसे लगेंगे नहीं। या क्लासमेट हो गया, नील गगन हो गया, या जितने भी और भी किसी कंपनी का आप रजिस्टर का लेके आते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा खासकर मेरे सब्जेक्ट्स के लिए, मैं ना अपने रजिस्टर के बाहर ना एक चिट लगवा दिया करूंगा, जैसे स्टिकी नोट्स बोलते हैं, या A4 साइज का पेपर कटवा के बाहर एक चिट लगा दिया करेंगे कि इस रजिस्टर के अंदर अंदर ये चैप्टर्स है, या भाई जब दिख लिया ऊपर की ये चैप्टर्स है, बाहर देखते ही खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके अंदर क्या है। हाँ ये अकाउंट्स का रजिस्टर है। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर नोट्स हमारे ना बहुत ज्यादा जो है हमारे जो फोकस रहेगा वो नोट्स पे रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एसेट है। हमारे नोट्स अगर बढ़िया से बने होंगे ना, जितने भी टॉपिक हम करेंगे क्लास में, इसमें से बहुत से टॉपिक, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन में अभी एंट्री करें तो बीकॉम में आपके वो टॉपिक्स होंगे, एफएम आप पढ़ेंगे अगर बीकॉम में तो वहां पर वो टॉपिक्स होंगे। एज इट इज रजिस्टर काम आ जाएगा वहां पर। वहां बेबी लेवल है, हम तो फिर भी काफी थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे, तो आराम से पूरा का पूरा रजिस्टर आपका वहां पे काम आ जाएगा। मतलब आपको बीकॉम वगैरह में जो जो टॉपिक्स एटलीस्ट हमारे सिलेबस में है उसकी कोई कोचिंग लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट्स हमारे कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से बनाएंगे। अब होगा क्या कि मैं जिस तरीके से आपके नोट्स बनवाऊंगा, एक तो इंडेक्स पे हम फोकस करेंगे। आप ना हर एक रजिस्टर जो रजिस्टर लेके आएंगे तो हर एक पेज पे ना पेज नंबर डाल दीजिएगा। जैसे आपके रजिस्टर में देखो पेज नंबर लिखा हुआ है कि ऊपर कौन सा पेज नंबर है, नहीं लिखा होता ना रजिस्टर पे, कोई पेज बुक्स में होता है, रजिस्टर में कोई पेज नंबर नहीं होता। तो जब मैं इंडेक्स बनवाऊंगा आपको, तो हमें क्या चाहिए होगा, हर एक पेज पर पेज नंबर चाहिए होगा। वो होता है नहीं, तो वो आपको खुद से डालना पड़ेगा, पेज नंबर 1 2 3 पूरे रजिस्टर को नंबर कर दीजिएगा। और उसके लिए कोई अलग से नहीं बैठना। कभी कोई मान लो आप खाली बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास खत्म हो गई, अगले टीचर का आप वेट कर रहे हो, तो ठीक है यही टाइम पास करना है, रजिस्टर निकाला 1 2 3 4 5 6। और इंडेक्स कैसे बनेगा, आप खुद से अभी वो एडवेंचर नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। प्रॉपर एक मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है और इस तरीके से आपको नोट्स अपने तैयार रखने हैं। आप में से मुझे पूरा विश्वास है, और मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेटर लेके नहीं आए होंगे। अकाउंट्स एफएम का पेपर है, कैलकुलेटर की जरूरत हमें हर क्लास में पड़ेगी। आप ही के पार्टिसिपेशन में यहाँ पर सारे आंसर्स, मतलब आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना भी लेके आऊंगा कैलकुलेटर। अगर आप कभी एटीट्यूड में आओगे कि नहीं बताओगे मुझे आंसर, तो मुझे अपना भी निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर, लेकिन आप कैलकुलेटर साथ में लेके आने वाले हैं हर क्लास में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो इसका पहला पोर्शन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नाम आप देख रहे हैं कि हमें ना यहां पर कॉर्पोरेट्स की अकाउंटिंग करनी है। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं तो हमें अकाउंट्स भी किसके सीखने चाहिए, जो कंपनी के होते हैं। भाई अल्टीमेटली आपका रोल कहां पर है, कंपनी में रोल है। तो हमारे सिलेबस में किसकी अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है। एक अकाउंटिंग कौन सी होती है, एक फील्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है। जो आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते थे, या फिर आपने पार्टनरशिप पढ़ा, या अभी बीकॉम में आप वहां पर ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ये सब किसकी अकाउंटिंग है, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फील्ड में आता है। और एक कौन सा होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जहां पर हम कॉर्पोरेट्स की ही बात करेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनता है, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, जो आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था ना 12th क्लास में, वो बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही हिस्सा था। जो आपने डिबेंचर्स पढ़ा था वो भी किसका हिस्सा था, वो भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हिस्सा था। तो हमारे सिलेबस में पहली बात कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। दिखने में लग रहा है कि ये 60 नंबर की है, पर एक्चुअली में जब आप एफएम का कंटेंट देखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वहां पर भी कुछ एक आध टॉपिक ऐसे डाले हुए हैं जो एक्चुअली में अभी जो मैं अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट ले रहा हूं ना, वो उसमें है। मतलब एफएम में एक टॉपिक हम अभी देखेंगे, अभी मैं पूरा लिखवाऊंगा आपको कोर्स कंटेंट। एफएम में एक टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से, जबकि एफएम में मार्जिनल कॉस्टिंग कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। मार्जिनल कॉस्टिंग सही मायनों में जो
टॉपिक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड का है। तो यहां पर जब मैं आपको एक सारी लिस्ट लिखवाऊंगा, एक टॉपिक हम लिखेंगे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ ही जनरली उसको डिस्कस किया जाता है, वो किस में है, एफएम में। तो वो 5 नंबर का मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगा, जब भी आएगा। तो देखा जाए इफेक्टिवली देखेंगे तो हमें एफएम का जो इसमें जो लिखा हुआ है 40 मार्क्स, वो एक्चुअली में 35 है, 35 के आसपास है। और 65 किसका है? 65 बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। हालांकि मैंने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बिलोंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से डिफरेंट होती है, पर जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा स्ट्रक्चर है, जो एमसीक्यू पैटर्न जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम ना पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले कोर्स कंटेंट थोड़ा लिख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो आप अपने रजिस्टर्स के पहले मतलब 3 पेजेस छोड़ेंगे, किसके लिए? इंडेक्स के लिए। ठीक, अब आप लिखेंगे कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। बिल्कुल सही बात है, फिर से पढ़ेंगे हम। इशू ऑफ शेयर्स कहाँ पढ़ रखा है आपने? 12th क्लास में पढ़ रखा है, याद है ना आपको? 12th क्लास में इशू ऑफ शेयर्स पे आपने बहुत मेहनत करी है। वही सब कुछ है यहाँ पर, वही इशू ऑफ शेयर, प्रोराटा, फॉरफिचर, री इशू, सारा फिर से रिपीट कर रखा। और इंस्टीट्यूट की खास बात पता है क्या है? अभी तक जो मैंने हिस्ट्री देखी है 12 साल में, ये भले ही बच्चा 12th क्लास में पढ़ के आता है, पर इंस्टीट्यूट का ना इस चैप्टर से अलग ही लगाव है। फिर से पूछता है 5-5, 7-7, 8-8 नंबर के क्वेश्चंस पूछता है। तो इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासा नंबर पूछता है। और लेवल कोई बहुत हाई फाई नहीं है, 12 से थोड़ा सा ऊपर होगा, बट मोर और लेस 12th का ही लेवल है। उसके बाद हम एक टॉपिक यहां पर जो देखेंगे, हम पढ़ेंगे बोनस इशू। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बोनस इशू। फिर एक टॉपिक हमारे सिलेबस में होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। किसका रिडेम्पशन देखेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक टॉपिक हम देखेंगे बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स। फिर हमारा एक टॉपिक होगा ईसॉप। ईसॉप शॉर्ट है, पूरी फुल फॉर्म इसकी होती है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तो वहां लिखवाऊंगा, ठीक है ना? अभी फिलहाल शॉर्ट में। हाँ जी, नहीं नहीं 12th में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बहुत से टॉपिक 12th, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था 12th में, वो भी नहीं होगा शायद। डिबेंचर का होगा वो, डिबेंचर का होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होगा शायद। नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होगा, डिबेंचर का होगा, ठीक है ना? ईसॉप कुछ कुछ हो सकता है, कुछ स्टेट्स के बोर्ड में डाला हुआ होगा, लेकिन डीयू का जहां तक जो सीबीएसई के बोर्ड में तो मुझे नहीं दिखाता, कहीं पे होता नहीं। इंट्रो टाइप होगा, पर यहाँ पे बड़ा एडवांस स्टेज पर है। ठीक, ईसॉप, ईसॉप के साथ हम एक पढ़ेंगे ईएसपीएस। ईएसपीएस क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की तरह होता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। उसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग की ना शायद आपने सिर्फ डेफिनेशन देखी होगी बिजनेस स्टडीज के पेपर में आपके, अगर शायद देखी हो। नहीं देखी होगी तो यहां तो अब हमें डिटेल में ही पढ़ना है। अंडर राइटिंग ऑफ इशू, अंडर राइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये इस टॉपिक का पूरा नाम है। ठीक है, अब ना, अब ये जो टॉपिक्स हैं, मैं फिलहाल अगर इतने ही फिलहाल टॉपिक्स की बात करूं, इसमें से कई टॉपिक्स आपके ना बीकॉम में भी होने वाले हैं। और अभी पूरी लिस्ट लिखेंगे तो बीकॉम में आप जब आपके बीकॉम में जब अकाउंट्स का पोर्शन आएगा तो वहां पर भी आप ये टॉपिक्स जो हैं करीब करीब देखेंगे। अच्छा, अब ये जो चैप्टर्स हैं, इन सब पे ना अभी आपका पेपर होगा कंपनी लॉ, जो दीपक गजरानी सर पढ़ाएंगे आपको। इंटरप्रिटेशन बहुत इन डेप्थ पढ़ाएंगे। और वहां पे जब आप देखोगे तो कंपनी लॉ में ये सब चीजें हैं। इशू ऑफ शेयर्स भी है, बायबैक भी है, बोनस भी है। जैसे अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका सेक्शन इशू ऑफ शेयर, जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो सेक्शन 55 है। बायबैक पढ़ोगे तो वहां सेक्शन 68 है। मतलब आपके कंपनी लॉ में भी ये टॉपिक्स हैं। लेकिन जब हम कंपनी लॉ में इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, पता है हमारा फोकस किस पर होता है? लीगल एनालिसिस पर,
कि जो लॉ है वो किस तरीके से इनके बारे में बात करता है। आप लॉ के टीचर को ये थोड़ी बोलेंगे सर बायबैक हो गया, अब जरा अकाउंटिंग एंट्री हो जाए। अकाउंटिंग एंट्रीज वहां पे नहीं करवाएंगे, अब वहां पर किस पे बात करेंगे, वहां पर लीगल पर बात करेंगे। तो हमारा ये पेपर किसके लिए है, इन चीजों पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करने पर है। मतलब एक मुंशी क्या करेगा, एक अकाउंटेंट क्या करेगा, हमारी बात इस चीज पर है। आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी तो शायद लीगल कंसल्टिंग और ये सब पे बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमें बात जो करनी है इस टॉपिक में, जो बात इस सब्जेक्ट में जो बात करनी है वो कैसे बात करनी है, एज एन अकाउंटेंट, कि एक अकाउंटेंट जो है वो इन टॉपिक्स को कैसे देखेगा। एक लॉ मेकर, एक लॉ का स्टूडेंट इन टॉपिक्स को अलग नजर से देखेगा, लेकिन एक अकाउंटेंट जो है वो इस टॉपिक को अलग नजर से देखेगा। हम जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे सेक्शन 55 को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन लीगल एनालिसिस रेस्ट्रिक्टेड होगा। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। और जो ये सारे टॉपिक्स हमने यहां लिखे हैं ना, हमारा इंस्टीट्यूट जो है इन सारे टॉपिक्स को लगभग एक ही चैप्टर में कवर कर देता है और उस टॉपिक का नाम बोल देता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। किस नाम से बोल देता है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर रिलेटेड कंपनी अकाउंट्स मैटर, ऐसे कुछ बोल देता है। ठीक है, पर हम क्योंकि टॉपिक ना सारे इंडिपेंडेंट है, तो हम तो इन टॉपिक्स को कैसे करने वाले हैं, अलग अलग ही करने वाले हैं। हम ऐसा कोई मिक्सअप नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक जो है अपने आप में अपनी अपनी इंडिपेंडेंस रखता है, तो हम इन सारे टॉपिक्स को जो है अलग अलग ही करने वाले हैं। उसके बाद ना हम जो टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या होता है बताऊंगा अभी। फिलहाल हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो यहां पर पढ़ेंगे शेड्यूल 3 का। शेड्यूल 3 आपने सुना हुआ है क्या 12th क्लास में? सुना तो होगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मेरी कोई उम्मीद है ही नहीं आपसे, मैं तो वैसे ही मान के चला हूं कि आप सब भूल चुके हैं। हाँ, वेरी गुड। फॉर्मेट बताता है ये शेड्यूल 3, किसका फॉर्मेट बताता है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। ये शेड्यूल 3 फॉर्मेट बताता है, किसका फॉर्मेट बताता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इन दो चीजों का ये क्या बताता है, फॉर्मेट बताता है। अब ना ये जो शेड्यूल 3 है, ये बेसिकली क्या शेड्यूल का क्या मतलब हुआ। देखो, शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि जो आपका कंपनीज एक्ट है ना, जब आप कंपनीज एक्ट अभी सर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आप देखोगे कंपनीज एक्ट में आपको बताया जाएगा कि एक तो होता है पूरा एक्ट जहां पर कई सारे सेक्शंस होते हैं, फिर एक होता है रूल्स, और रूल्स के अलावा दे रखे होते हैं कंपनीज एक्ट में शेड्यूल, जिसमें 7 शेड्यूल गिवन है। कितने शेड्यूल गिवन है, 7 शेड्यूल गिवन है। हर एक शेड्यूल में कुछ ना कुछ मेंशन है, और उसमें से एक शेड्यूल है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। शायद लॉ के टीचर आपको ये बोले कि शेड्यूल 3 हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल 3 तो हमारा मेन काम है यहां पर, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। और शेड्यूल 3 में क्या दे रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब जैसे कि सोल प्रोपराइटर, आपने जब 11th क्लास में पहली बार अकाउंट्स पढ़ी थी तो जानते हो आपने सोल प्रोपराइटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई थी। सोल प्रोपराइटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक खास बात बताएं तो वो ना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट ना आमने सामने होती है, मतलब एसेट और लायबिलिटीज आमने सामने होती है बैलेंस शीट में। एसेट्स के सामने ही किसका घर होता है, लायबिलिटीज का, एक तरफ लायबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनीज की, तो कंपनीज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बना पाती। कंपनीज के ऊपर क्या लगता है, कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट गिवन है। किसका फॉर्मेट गिवन है, P&L और बैलेंस शीट का। कहां पे गिवन है, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में कई सारे सेक्शंस गिवन है, कई सारे रूल्स गिवन है, और 7 शेड्यूल भी गिवन है। उन 7 शेड्यूल में अलग अलग काम है हर एक का, जिसमें से एक शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो कि क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है। और फॉर्मेट कैसा बताता है, वर्टिकल फॉर्मेट बताता है। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब, जैसे आपने 12th क्लास में शायद शेड्यूल 3 के हिसाब से ही आपने बैलेंस शीट बनाई होंगी, जो थोड़ी बहुत कभी कभी एक्सट्रैक्ट बनाया होगा। उसमें क्या होता है कि इक्विटी मतलब लायबिलिटीज और एसेट जो है अब आमने सामने नहीं, ऊपर नीचे। पहले ये कैसे रहते थे, आमने सामने रहते थे, इनका घर आमने सामने था, ये रहा एसेट, सामने ही लायबिलिटीज। लेकिन अब घर कैसे हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ने फर्स्ट फ्लोर पे घर ले लिया है, और नीचे कौन है, ग्राउंड फ्लोर पे कौन है, एसेट। मतलब ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज और नीचे एसेट, अब आमने सामने नहीं होता। और ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विराट रूप कि वो कैसे दिख सकती है, वो भयंकर रूप हम कहां देखेंगे, जब शेड्यूल 3 डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस का चैप्टर है जहां पर हम सिर्फ बैलेंस शीट और P&L के अलावा और कोई बात ही नहीं करेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है अलग अलग आइटम्स की, एसेट्स कैसे दिखते हैं, मालिकों का पैसा कैसा दिखता है, बाहर वालों का पैसा कैसे दिखता है, ये सब चीजों की बात हम कहां पे करेंगे, इस शेड्यूल 3 में करेंगे। आती है बात समझ में। अच्छा, इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपने शायद +2 में पढ़ रखा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये हमारे सिलेबस में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है जब आपने +2 में पढ़ा होगा तो वहां ना आपने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड एक शायद देखा होगा। हम यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों देखेंगे। हम यहां पर बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है अभी फिलहाल मैं बताऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमारे सिलेबस में चैप्टर भी है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ेंगे हम, AS3। ठीक है जी। उसके बाद हम एक टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ध्यान से प्लीज सुनेगा। सुनना तो क्या है, हमारे अभी अभी हमारा एक भी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है ना। हमारा पहला अटेम्प्ट कब है? दिसंबर 2023 में। मतलब आप बच्चे पहली बार कब देंगे? दिसंबर 2023 में देंगे। हमारा अब MCQ पैटर्न नहीं है। MCQ पैटर्न ने इस बेचारे कंसोलिडेशन चैप्टर की धज्जियां उड़ा दी। ये चैप्टर इतना क्या इसका मतलब क्या बताऊं, क्या खौफ था, क्या इसका रुतबा था जब डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता था। ये चैप्टर से हमेशा महंगा क्वेश्चन आता है, मतलब पूरे पेपर में सबसे महंगा जो क्वेश्चन होगा ना वो इसी चैप्टर से होगा। कौन से वाले चैप्टर से? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब 12 नंबर का मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे सिलेबस में, 80% चांसेस है कि वो 12 नंबर का स्लॉट है वो इसी चैप्टर को मिलेगा। हमारे एग्जाम में अगर 16 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया तो वो इसी को मिलेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि पेपर कैसा दिखेगा। अभी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का आएगा, 12 का आएगा, 16 का आएगा, फिलहाल हमें भी नहीं पता। हालांकि इंस्टीट्यूट ने एक सैंपल पेपर जरूर दिया है, लेकिन सैंपल पेपर इतिहास गवाह है कभी फॉलो नहीं किया। मैं सैंपल पेपर जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो किस तरीके का पेपर पैटर्न दिखेगा उसमें, लेकिन आज तक कभी सैंपल पेपर इंस्टीट्यूट ने वो जब पहला अटेम्प्ट होता है तो फॉलो जनरली नहीं करता है, उसमें थोड़ी बहुत तो चेंजेस होते हैं। फिलहाल वो डिस्कस करेंगे। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स अभी जब मैं MCQ पैटर्न में पढ़ाता हूं तो इस चैप्टर से 4-5 MCQ पूछता है, और वो भी इतने हल्के कि क्या बोलूं। कंसोलिडेशन चैप्टर भी बोलता है क्या यार छोड़ो, निकालो मुझे यहां से, मतलब ऐसे बोल पड़ता है टॉपिक। कंसोलिडेशन का क्या मतलब हुआ? हम जब दो बैलेंस शीट, जैसे कि होल्डिंग कंपनी होती है जब आप लॉ में पढ़ेंगे, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो होल्डिंग कंपनी है जियो की, जियो उसी के नीचे ही है। ऐसे ही रिलायंस रिटेल भी एक है। तो ये सब क्या है? ये सब सब्सिडरीज कंपनी है किसकी? बड़ी कंपनी की, जिसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जियो उसकी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। तो लॉ कहता है कि भाई क्या करो कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की किताबों को मिला के, मतलब दो बैलेंस शीट लो, होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की, दोनों को मिला के बताओ कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। होल्डिंग कंपनी का P&L लो, सब्सिडरी कंपनी का P&L लो, और दोनों मिला के दिखाओ कि कंसोलिडेटेड P&L कैसा दिखेगा। मतलब ये कि एक अगर सब्सिडरी कंपनी है और उसकी कई सारी और ग्रुप कंपनीज हैं, तो सबके ऑपरेशंस को ना हम कंबाइंड करके लास्ट डेट पर दिखाते हैं कि ये पूरा ग्रुप अगर एक कंबाइंड पूरा ग्रुप हो तो किस तरीके से दिखेगा। अब जरा सोचिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप सही से कब सीखेंगे? जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आपको दो बैलेंस शीट्स दे रखी होंगी और दोनों को मिला के आप क्या बनाएंगे? एक बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब इस टॉपिक में हमें होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की, दो कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी होगी, और हमें क्या करना होगा? उन दोनों को कंसोलिडेट करना होगा। अभी तो सिर्फ मैंने वैसे ही बोल दिया, लगभग 12 क्लासेस लगेंगी इसे खत्म करने में। 1 महीने का पूरा चैप्टर है, क्योंकि सबसे महंगा इसी से क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें अच्छी खासी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब एक एक नंबर के जब MCQ कराता हूं, कहां से पूछेगा वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? पूछ ही नहीं सकता। वो उसमें जो छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाते हैं ना, वही पूछ पाता है 1 नंबर में। तो MCQ पैटर्न में तो ये टॉपिक बहुत ही, इसकी पावर ही खत्म हो गई थी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ये फिर से जो टॉपिक है पूरा एक शक्तिशाली टॉपिक बन जाता है। लगभग 12 क्लासेस लगेंगी हमें इसको खत्म करने में, जब हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक, डिफिकल्ट नहीं है। देखो, डिफिकल्ट और मुश्किल तो मैं, डिफिकल्ट और आसान तो क्या, ये तो सब ना डेफिनेशन की बात है। अगर हमें कोई चीज आती है आसान है, नहीं आती है तो मुश्किल है। मेरे पड़ोसी का नाम मेरे लिए सबसे आसान है, आपके लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता। आपके पड़ोसी का नाम आपके लिए सबसे आसान है, क्योंकि आपको पता है। जब चीज आ जाती है आसान है, नहीं आती है मुश्किल है। मैं हर एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप उसको बहुत अच्छे से कर सके। कोई अगर एडवांस टॉपिक, 12 क्लासेस क्यों लगाऊंगा? क्योंकि शुरुआत की 1-2 क्लासेस में आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग करता हुआ बच्चों की तरह कि देखो ऐसे 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 ऐसे, और आपको भी नहीं पता लगेगा कि कब आप एडवांस लेवल पर पहुंच चुके होंगे। तो हमारी स्टार्ट हमेशा बहुत ही बेसिक से होगी, बिल्कुल हम आम भाषा में, बिल्कुल कोई जो कहते हैं ना वो जो जार्गन या फिर कोई टेक्निकल टर्म्स को यूज, धीरे धीरे करते करते टेक्निकल टर्म हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं ये बात बिल्कुल समझता हूं। अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो आप में से मैक्सिमम बच्चा अभी 12th पास करके आया है, बिल्कुल अभी बहुत छोटा लेवल है। अभी आपने वो टाइम देखा है जब एग्जाम में छुट्टियां ही छुट्टियां होती हैं।
हर पेपर के लिए 4-4 छुट्टियां होती हैं, महीना महीना भर पेपर चलते हैं। लेकिन अब आप ऐसा माहौल देखने वाले हैं जहां पर अगर आप दोनों ग्रुप देने का सोच रहे हैं तो रोज पेपर है। और रोज पेपर का मतलब, और जो कंटेंट है कोर्स का वो 12 से काफी ज्यादा अच्छा वाला है। मतलब ये कि मान लो आज पेपर मैं दे के आया हूँ, सिंगल ग्रुप दूंगा तो छुट्टियां मिल जाएंगी एक एक बीच में, लेकिन अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो आज पेपर दे के आया हूं और कल फिर पेपर है, और कल फिर से पेपर है, तो इसका मतलब ये कि हमारा लगभग हमें मात्र 12-15 घंटे मिलेंगे। 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे तो आप पेपर देने में दे आए, 1 घंटा आने में लगाया होगा, 5 घंटे निकल गए, 24 में से 5 गए, कितने बचा? 19 घंटा, 19 आवर्स में। अब आप घर पे आएंगे तो ऑफकोर्स 5-6 घंटे रात को नींद भी लेंगे, फिर नहाने वाने का, खाने का, ब्रेकफास्ट का, चाय वाय का सब कुछ निकाल दूं अगर, तो 8 घंटे 9 घंटे और निकाल दो, 19 में से 8 घंटे निकाले, टेंशन हो गई इनको, तो 11 घंटे ही बचे बस। अगले दिन मेरा पेपर है और मेरे पास टाइम सिर्फ कितना है? 11 घंटे। अकाउंट्स के 26 चैप्टर हैं, 11 घंटे में रिवाइज करना है। आप समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा प्लानिंग चाहिए, कितना ज्यादा हमें इस बार स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे अच्छे से पढ़ के जाना है। ज्यादा बर्डन ना ले सको, सिंगल ग्रुप रहना, और सिंगल ग्रुप में पहले हमेशा ग्रुप 1 देना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा पेपर ग्रुप 1 में है, मेरा जो पेपर ग्रुप 2 में भी है, मेरे से कोई ओल्ड सिलेबस का बच्चा भी पूछता भी है कि पहले कौन सा ग्रुप दूं, तो मैं स्टिल कहता हूं कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए। उसका कारण बहुत सीधा है, ग्रुप 1 में जो आपका कंपनी लॉ का पेपर है वो ग्रुप 2 में ना सिक्योरिटी लॉ के पेपर में काफी यूज होता है। एक और पेपर है आपका ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ का, वहां पर कंपनी लॉ का बहुत बार रेफरेंस आता है। इसलिए पहले हमेशा किसको देना चाहिए? ग्रुप 1 को, और बाद में ग्रुप 2। सिक्योरिटी लॉ जो है बेसिकली कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पेपर है। और स्टॉक मार्केट मतलब आपने सेबी एक संस्था है सुनिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी का बेसिकली वो पूरा दायरा है वहां पर कि एक लिस्टेड कंपनी पर क्या क्या अप्लाई हो सकता है, वो सब वहां पर आप पढ़ेंगे। ठीक है ना? अच्छा, हम आगे वापस यहाँ पर कंसोलिडेशन एक टॉपिक है, उसके बाद हम एक टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे, ये भी आपने शायद +2 में देखा होगा, टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है ना? रेशियो एनालिसिस। फिर हाँ जी, इसमें मैं आऊँगा, अभी मैं बिल्कुल आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। अभी पहले क्योंकि ना फिर इस पर मुझे कुछ और रिलेटेड बातें बतानी है, ये जो ड्यूरेशन को लेकर मैं बिल्कुल इस पर आऊँगा। फिलहाल रेशियो एनालिसिस एक टॉपिक है, ये भी आपने पढ़ रखा है, और हम एक टॉपिक जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ हम पढ़ेंगे इंड एस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम शॉर्ट में एएस बोल देते हैं, और इंड एस को हम बोल देते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस को क्या बोल देते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस शॉर्ट में बोल दिया। चलिए अब ध्यान से सुनना प्लीज, इसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसके ऊपर हमें ऑफकोर्स बहुत अच्छे वाली डिस्कशन करनी है। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग चीज़ों पर लोग अपनी ही मन मर्जी ना लगाएं, इसलिए सीए इंस्टीट्यूट जो है, सीए इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा सीएस इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है, ICAI, वो क्या करता है, कई सारे एस्पेक्ट्स पे ना उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखी है। फॉर एग्जांपल आपने 12th क्लास में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, पता नहीं आपके टीचर ने बताया नहीं बताया, लेकिन वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो जो बातें आपने पढ़ रखी थी सारी की सारी, सब की सब AS नंबर 3 में गिवन थी। AS 3 क्या होता है? जैसे कई सारी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट जो 3 नंबर पर है, मतलब लगभग हम जो सारे एएस देखेंगे 29 एएस है। एएस की बात अगर मैं करूं, जिसमें से बीच में एक आध डिलीटेड है, जैसे AS 6 डिलीटेड है, AS 8 डिलीटेड है, AS 32 कभी इंस्टीट्यूट ने इशू किए थे लेकिन 3 विड्रॉ कर लिए थे, टोटल कितने हैं? AS 29 है, 29 तक AS है। तो हर एक एस्पेक्ट पे ना इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जब बात करेंगे कि एक फिक्स एसेट खरीदते हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं, तो उसको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। हमें सरकार की तरफ से कोई गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है, हम मान लो कोई साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है, तो वो जो ग्रांट का कैसे रिकॉग्निशन करें, उसके लिए एक AS है, AS नंबर 12। ठीक ऐसे ही मान लो कि अर्निंग पर शेयर, आपने एक रेशियो कभी सुनी होगी, जो हम रेशियोज चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अर्निंग पर शेयर पर एक AS है, AS नंबर 20। अगर एक कंपनी मान लो पेटेंट, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे पीछे कोविड का टाइम था, हर एक कंपनी जो क्या बना रही थी, कोविड की दवाई बनाने में लगी हुई थी, कोविड की वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी, तो वो कोविड की वैक्सीन को पेटेंट कराना, पेटेंट क्या हो जाएगा? एक इंटेंजिबल एसेट। उसके लिए एक AS है, AS नंबर 26। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो कई सारे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सीए इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इशू करने पड़े? क्योंकि आए दिन इतने फ्रॉड वगैरह हुए हैं पीछे।
भाई चाहे सत्यम का फ्रॉड लो, चाहे किंगफिशर का फ्रॉड लो, कितने सारे फ्रॉड आपने सुने होंगे जो आज नहीं तो कल होते ही रहते हैं। और वो क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके, किताबों को मैनिपुलेट करके, विंडो ड्रेसिंग एक टर्म यूज होती है, उसको मैनिपुलेट करके। तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, तुम्हारी जो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग है ना, अपने आप से जो तुम क्रिएट कर लेते हो अकाउंटिंग, इसको खत्म करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने कई सारे मैटर्स पे क्या इशू कर रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे इशू होते हैं, कितने हैं, उसके ऊपर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर लेनी है। और क्योंकि अब आज का जमाना क्या है कि कंपनियां सिर्फ एक ही देश में काम नहीं करती। टीसीएस की बात करूं, इंडिया में थोड़ी काम करती है। टीसीएस का मेन काम तो यूएस से आता है, उसके अलावा और भी पता नहीं कितनी कंट्रीज में। टीसीएस समझते हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी। इंडिया से ज्यादा रेवेन्यू, उनका मेन रेवेन्यू कहां से आता है? अमेरिका से आता है। और पता नहीं कितनी कंपनी है जो वर्ल्ड ओवर ऑपरेशंस कर रही हैं। अब जरा सोचो, वो हमारे देश के लिए अलग अलग अकाउंटिंग करें, दूसरे देश में अलग रूल चल रहे हैं, तो फिर क्या कहा गया कि भाई एक सेट ऑफ रूल हो। तो हमने फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग का भी एक जो है डोमेन देखा। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, जो इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज के दौर में उसको बोला जाता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे। और उस आईएफआरएस का हमारे इंडिया ने देसी वर्जन निकाल दिया है, इंडियनाइज्ड वर्जन निकाल दिया है। और उस इंडियनाइज्ड वर्जन को क्या बोलते हैं? इंड एएस। ये क्या है? इंड एएस। मतलब ये वो एएस हैं जो उन कंपनियों पे लगेंगे जो डोमेस्टिक एएस फॉलो कर रही हैं, और ये उन पे लगेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं। किनको ये वाले फॉलो करने होते हैं और किनको ये वाले फॉलो करने होते हैं, ये हम कहां पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतनी बड़ी फील्ड है कि सीए इंस्टीट्यूट, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी अकाउंट्स है, जैसे हमारा क्या है कंपनी लॉ, उनके लिए क्या है? अकाउंट्स। तो वहां पे तो कम से कम समझ लो सीए फाइनल, फाउंडेशन, इंटर, तीनों स्टेजेस पे मिला दोगे ना आप, तो अकाउंटिंग, हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फाउंडेशन में इतना नहीं पूछते, लेकिन इंटर फाइनल जोड़ दे अगर, तो वहां पर उनका लगभग 200 से 300 नंबर तक का कवरेज जाता है सिर्फ एएस पर। और हमारे इंस्टीट्यूट में वेटेज कितना देना है? सिर्फ 5 नंबर इस चैप्टर को। तो हमें ऑफकोर्स फिर उसी हिसाब से इज्जत देनी है। इस एएस टॉपिक को हमें पढ़ना है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत बेसिक लेवल के होंगे। और मैं हालांकि जितना लेवल होगा उससे थोड़ा सा ऊपर ही करा के भेजूंगा आपको, ताकि अगर कोई वहां पर अनसर्टेनिटी दिखे तो आप देख पाए। मैंने अभी कोई चैप्टर डिस्कस नहीं किया आपके साथ, मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया आपको, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं, और वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ये तो आपको सबसे पहले लिखवाना चाहिए था, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं इसको सबसे पहले कराता ही नहीं, बच्चा बोर हो जाता है इसमें। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? वही सब आपका 11th वाली बात है। वो जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये सब बातें फिर से यहाँ पर भी हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी। 11th क्लास में आपने पूरा साल लगाया था उसको पढ़ने में, हम पूरा साल थोड़ी लगा पाएंगे। हमें इस चैप्टर को 3 से 5 क्लासेस देनी है। और बेसिक्स में हमें ऑफ कोर्स वो जर्नल पास करना और वो सब नहीं देगा, किस तरह के क्वेश्चन देगा जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। उसके अलावा एक टॉपिक जो मैंने पीछे बोला भी था, वो था डिबेंचर्स को लेकर, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स। अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है किसका? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो लगभग कितने टॉपिक्स हैं? 13। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया होगा, लेकिन चैप्टर ऑलमोस्ट यही दिखेंगे आपको। एक इंस्टीट्यूट ने और टॉपिक डाला हुआ है उसमें कि फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं ना उसको अलग अलग चैप्टर्स में कवर करूंगा, बट फिर भी चलो लिख लेते हैं यहां पर, फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉरकास्ट करना, फ्यूचर के पीएनएल बैलेंस शीट को थोड़ा सा फॉरकास्ट करना। फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी एक टॉपिक है, हम इसको भी देखेंगे, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा कितने नंबर का पेपर है? 60 नंबर का, 60 मार्क्स के हमारे ये सब टॉपिक्स हैं। इसके बाद फिर जो हमारा अगला जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहली बार इंस्टीट्यूट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किसी सब्जेक्ट के साथ मर्ज किया है।
अकाउंट्स को तो पहले मर्ज कर चुका है वो कॉस्टिंग के साथ, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पहली बार मर्ज किया है किसी प्रैक्टिकल पेपर के साथ। अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में भी थियरी के साथ मर्ज कर रखा है। 60 नंबर का एफएम है, 40 नंबर का एसएम है, लेकिन अब इसको कितना कर दिया है, 40 नंबर का एफएम कर दिया है। और सिलेबस में एज सच कोई डिडक्शन ज्यादा नहीं किया है, बहुत ही कम डिडक्शन है। मतलब जो 60 नंबर का कंटेंट है एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया है, वही कंटेंट हमें कितने नंबर में पढ़ना है, अब 40 नंबर में पढ़ना है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारे सिलेबस में 40 मार्क्स का है। हाँ जी बताइए। हाँ जी। नहीं, एसएम का कोई पार्ट नहीं है, एसएम इंस्टीट्यूट ने डाल दिया अब फाइनल्स में। अनुज ये फैन कहाँ से ऑन होगा, पसीने कुछ ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। वो डाल दिया कहाँ पर, बस मैं ये, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं ना इस वाले फैन से। वो डाल दिया इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर, अब फाइनल में प्रोफेशनल लेवल पे डाल दिया है, वो जो एसएम वाला पोर्शन है। ठीक है, अब सिर्फ एफएम रह गया यहाँ पर। अच्छा, एफएम के टॉपिक्स ना सारे आपके लिए बिल्कुल नए हैं, तो जब मैं एफएम सब्जेक्ट शुरू करूंगा ना तो उसके बेसिक लेवल पर बात करूंगा। अभी मैं सारे टॉपिक्स आपको लिखवा देता हूं, हल्का हल्का आइडिया दे दूंगा कि ये क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एफएम को लेकर मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि अकाउंट्स के तो टॉपिक है ना, आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, रेशियोज पढ़ रखा है आपने पहले, कभी डिबेंचर्स पढ़ा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आपने पहले देखा हुआ है। एफएम आपके लिए बिल्कुल नया है। एफएम तो नहीं होगा 12th क्लास में, ऑफकोर्स ये बिल्कुल आपके लिए नया है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए जरा देख लेते हैं। हमारा एक टॉपिक होगा यहां पर लिवरेजेस। एक टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। फिर एक टॉपिक हम यहां देखेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। फिर एक टॉपिक पढ़ने वाले हम यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कई सारे हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि कैश मैनेजमेंट, जैसे कि डेटर्स मैनेजमेंट, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट और कौन सा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इसी में ही एक टॉपिक और भी हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 4 चैप्टर्स मिलके बना है। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। ठीक है, मैं हल्का हल्का सा रफ आइडिया दूं। मैं जब एफएम शुरू करूंगा एज अ टॉपिक तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, बट फिलहाल अभी मैं एक रफ आइडिया आपको दूं। अगर देखो आपने बैलेंस शीट अगर देखी हो, मैं अगर फिलहाल अगर आपके, वैसे तो हम ऑफ कोर्स शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे, पर वैसे मैं अगर बैलेंस शीट आपको दिखाऊं तो हम यहाँ पर पहले पैसा रेज करते हैं। पैसा कहाँ से रेज होता है, मालिक लोगों से होता है। मालिक लोग मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम अकाउंट्स एफएम में प्रेफरेंस वालों को भी मालिक लोग ही मानते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और पैसा कहाँ से रेज होता है, बाहर वालों से। बाहर वालों में कौन आ जाता है, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, नहीं ये सब क्या है, बाहर वाले हैं, बॉन्ड्स हो गए। तो हम सपोज फिर पैसा कहाँ से रेज करते हैं, डेट से रेज करते हैं। मतलब ये पैसा कहाँ कहाँ से रेज होना चाहिए, ये पैसा कहाँ कहाँ से रेज होना चाहिए, इस सब का डिस्कशन ना हम कुछ इन टॉपिक्स में करते हैं, ये वाले टॉपिक्स में, कि कहाँ कहाँ से पैसा रेज होना चाहिए। बल्कि ये भी कि आप पहले 5 भी इसी दायरे में लाए जा सकते हैं
कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि मेरी कैपिटल जो है उसमें ना डेट इक्विटी प्रेफरेंस का मिक्सचर कैसा है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए की कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल है और 4 लाख रुपए का डेट है, टोटल कितने रुपए लगे हुए हैं? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए का जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? 4 लाख रुपए इक्विटी, 2 लाख रुपए और प्रेफरेंस, और बाकी के 4 लाख रुपए किसमें दिख रहे हैं? डेट में। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि हमारा जो कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, मतलब हम बात कर रहे होते हैं कि कैपिटल के बेसिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें कितना इक्विटी है, कितना डेट है और कितना प्रेफरेंस है। ये सब बातें कि पैसा कहां से रेज करना चाहिए, कितना कितना रेज करना चाहिए, ये सब बातें ना इन टॉपिक्स में पढ़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात बताता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब समझते हो? आपकी कैपिटल की कॉस्ट। जब मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक क्या मुझे कोई इंटरेस्ट रेट कोट करेगा? हाँ करेगा। 10% कोट कर सकता है, 8% कोट कर सकता है, डिपेंड करता है। जैसे इंडिविजुअल का तो सिबिल कैसा होता है, नहीं, अगर रिलायंस लेने जाएगी बैंक से लोन तो अलग रेट कोट होगा, विजय माल्या जाएगा तो शायद रिजेक्शन ही कर दे, नहीं। लेकिन सपोज सोचो मुकेश अंबानी अगर बैंक से लोन लेने जाता है तो उसको इंटरेस्ट रेट बहुत फेवरेबल दिया जाएगा, और मुकेश जसवानी जाएगा तो उसको बहुत थोड़ा सा उससे तो ज्यादा ही दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि कॉस्ट होती है किसी भी पैसे को रेज करने की। इक्विटी, आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो क्या ये सोचते हो कोई बात नहीं, डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, स्टॉक मार्केट में जब कोई पैसा लगाता है तो बल्कि वहां तो रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है, मतलब एक रिटर्न एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है कि इतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए। तो एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आप एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो बेसिकली उसकी क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम यही सीखेंगे, जो अलग अलग सोर्सेस होते हैं, डेट है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन सारे टॉपिक्स में हम बेसिकली यही सोच रहे होंगे कि पैसा कहां से रेज करना और कितना रेज करना है। इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। किसका? फाइनेंस। बिजनेस को फाइनेंस कहां से करें। एक बार पैसा आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे? आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कहां कहां करोगे? फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में। और यही तो एसेट होता है ना। करंट एसेट के 3 एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? बड़े एग्जांपल बताओ, 3 एग्जांपल करंट एसेट्स के। स्टॉक, डेटर, कैश, ये सबसे बड़े एग्जांपल है। इन तीनों के ऊपर चैप्टर है। अब देखो, कैश के ऊपर चैप्टर है, क्या नाम है? कैश मैनेजमेंट। डेटर के ऊपर चैप्टर है, क्या नाम है? डेटर्स मैनेजमेंट। और स्टॉक के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर चैप्टर है, क्या नाम है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपको लगता नहीं हम यहां पर बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करें, और फिर बात आती है फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करें। मतलब ये कि अगर सपोज पीवीआर की बात करें, पीवीआर सोच रही है कि एक और सिनेमा हॉल खोलें, तो वो बेसिकली क्या चाह रही है? एक और फिक्स एसेट। मारुति वाले सोच रहे हैं कि एक और फैक्ट्री लगा देते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं? कि एक और फिक्स एसेट, एक प्लांट खोल देते हैं, एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। ताज होटल सोच रहा है कि एक और होटल खोल लेते हैं, तो बेसिकली कौन सा डिसीजन है? फिक्स एसेट लगाने का। ये फिक्स एसेट्स का डिसीजन हम इस चैप्टर में लेंगे। कौन से वाले चैप्टर में? कैपिटल बजटिंग। जितनी वेटेज या जितना महंगा टॉपिक कंसोलिडेशन था ना अकाउंट्स में, सेम पैरेलल यहां पे कौन सा है? कैपिटल बजटिंग। लगभग ये हमारा 10 से 12 क्लासेस इसमें भी लगेगा। किसमें? कैपिटल बजटिंग। 2 हैवी वेट्स हैं पूरे सिलेबस में, कंसोलिडेशन, कैपिटल बजटिंग। और सबसे ज्यादा जो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो जनरली इसी को वो स्लॉट दिया जाता है, कैपिटल बजटिंग। एफएम में कैपिटल बजटिंग और वहां पे किसको? कंसोलिडेशन। हालांकि इंस्टीट्यूट ने पास्ट में सरप्राइजेस भी दिए हैं, इशू ऑफ शेयर्स को भी कभी कभार हैवी वेट बना दिया है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर 80% चांसेस है कि वहां पे कंसोलिडेशन और यहां पे कौन सा? कैपिटल बजटिंग, ये हैवी वेट्स होंगे। उसके बाद यहां पर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी। टॉपिक नंबर 8, सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस। नेचर, significance and scope of financial management. नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे मैंने वहां पे आपको याद है बेसिक सबसे आखिरी में लिखवाया था, यहां पर मैंने क्या किया है आपको बेसिक्स, यहां पर भी एफएम का भी बेसिक मैंने बाद में लिखवाया। देखो ये कुछ इस तरीके से समझ लो कि मैं ना शुरुआत में बेसिक्स बताने पे ना बिलीफ रखता नहीं,
उसका कारण बहुत, मतलब मैं जो टॉपिक कराऊंगा उसके बेसिक से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बेसिक्स में क्या होता है कि पूरा एफएम होता है इसके अंदर, पूरा एफएम होगा कि पूरे एफएम में हम क्या करने वाले हैं। देखो मान लो आपने आज तक कभी हाथी देखा नहीं, मान लो कभी देखा नहीं आपने हाथी, आज तक नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूं देखो हाथी ऐसा होता है, एक बड़ा सा जानवर होता है जिसकी एक सूंड होती है, आप सिर्फ विजुलाइज ही कर पाओगे। लेकिन पहले मैं आपको हाथी दिखा दूं और फिर बताऊं कि देखो हाथी ऐसा होता है, आपके दिमाग में ना एक इमेज कैप्चर हो चुकी है कि अच्छा ऐसा होता है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा ना, अब क्योंकि आपने हाथी तो देख ही रखा है, तो मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो आप रिलेट कर पाओगे, हाँ उसका एक व्हाइट कलर का बाहर दांत निकला हुआ होता है, एक बड़ी सी सूंड होती है, एक बड़ा सा जानवर होता है, वेजिटेरियन, मतलब सारी बातें मैं जो बोलूंगा आप समझ पाएंगे। तो हम जब ना एफएम का काफी पोर्शन कर चुके होंगे, मैं बाद में इस नेचर सिग्निफिकेंस स्कोप को बताते हुए पूरी एफएम को कनेक्ट करवाऊंगा कि ये सारे कनेक्टिविटी थी पूरी की पूरी एफएम की। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम वहां पर देखने वाले हैं। उसके बाद एक टॉपिक हम देखेंगे, वो हालांकि हम थोड़ा पहले ही देखेंगे, वो टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद एक टॉपिक जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग, जो बेसिकली इस सब्जेक्ट का है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती यहां पे डालने की कोशिश की है उसको एफएम वाले पोर्शन में। ये दो टॉपिक्स ना बेसिकली कॉस्टिंग के हैं, या कॉस्टिंग की भी वो फील्ड के हैं जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल मैंने ना गलती से यहां पर एस्टिमेटेड लिख दिया, एस्टिमेशन है एक्चुअली वर्ड, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। मैंने बोला तो शायद एस्टिमेशन ही था, लिख एस्टिमेटेड दिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपने मुझे बताया भी नहीं, एक नंबरिंग मैंने शायद गलत कर दी है ना। हाँ, हाँ, मुझे करेक्ट नहीं किया आप लोगों ने, हमने भी ऐसे लिख दिया फिर। अच्छा आपने सही लिखा है, सर को करना तो कोई बात नहीं, गलत था ना। ये 6 नंबर था, ये 7 था, ये 8 था, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 नंबर। ठीक है ना, तो 13 अकाउंट्स के हो गए, 13 एफएम के हो गए, 13 अकाउंट्स के 13 एफएम के, सॉरी 14 एफएम के। 14 मैंने कहा ना अलग से नहीं, वो दूसरे टॉपिक्स के साथ ना मर्ज होके हो जाएगा, मैं इसको जनरली रेशो के साथ डिस्कस करूंगा, फॉरकास्टेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। टोटल हमारे कितने टॉपिक्स हो गए, लगभग देखोगे तो आप 27 टॉपिक हो गए जो हमें देखने हैं सारे के सारे। अब ना होता क्या है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता जाता है और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर अब तो कुछ काम की बात हो जाए। मैंने कहा अभी तक मैं कौन सी फालतू बात कर रहा था। कहते हैं सर अब बताओ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। हो गया, बहुत बड़ा सारा सिलेबस है, हम थोड़ा सोचो सोचो, 12th पास करके आए हैं, सारा तो नहीं कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट बताओ कौन से। और इस बात पे मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, अभी तो एमसीक्यू वाला पैटर्न है, एमसीक्यू वाले पैटर्न से पहले वाला जो सिलेबस था उसमें जब मैं अकाउंट्स पढ़ाया करता था, तो वहां पे अकाउंट्स के साथ ऑडिटिंग हुआ करती थी। 70 नंबर का अकाउंट था, 30 नंबर की ऑडिटिंग होती थी। उस अकाउंट्स वाले पेपर में एक टॉपिक था जो भी यहां पर भी आप देख रहे हैं, कौन सा है, ईसॉप, है ना, ये ईसॉप। उस सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने पहले 3 अटेम्प्ट तक ईसॉप को नहीं पूछा। अब यकीन नहीं मानोगे, कई टीचर्स ने छुड़वाना ही शुरू कर दिया कि ईसॉप है ही नहीं सिलेबस में। 3 अटेम्प्ट, पहले 3 अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, और बच्चे आराम से छोड़ के चले जाया करते, कोई दिक्कत नहीं। इतना आसान टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, 5 मार्क्स का जब भी आएगा पूरे देके जाएगा आपको, जब भी आएगा। बच्चे लेकिन 3 अटेम्प्ट नहीं पूछा, बच्चों ने भी इसे लाइट लेना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूट ने फिर एक बार पूछ डाला 5 मार्क्स का, बच्चों को लगा चलो ठीक है एक बार आ गया, अब अगली बार थोड़ी आएगा, अब तो छोड़ के जा ही सकते हैं। बच्चे अगली बार छोड़ के चले गए, फिर से इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, अगली बार फिर पूछ लिया, 5 नंबर का फिर से पूछ लिया। अब बच्चों के रडार पे आ गया कि नहीं ये तो आ रहा है, ईसॉप से तो आ रहा है पेपर। फिर सारे टीचर्स ने भी कराना शुरू कर दिया, सारे स्टूडेंट्स ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर लगातार इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट नहीं पूछा, जाओ कर लो लगातार नहीं पूछा 3 अटेम्प्ट।
और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ने फिर से पूछा। कहने का मतलब हमारा इंस्टीट्यूट कोई पैटर्न नहीं फॉलो करता, कोई पैटर्न नहीं फॉलो करता। मैं ना अभी आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिखाऊंगा, हालांकि ये पैटर्न मैंने कहा फॉलो होने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे कि आप देखें, अगर यहाँ पर ये ना हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, अभी रिसेंटली डाला है इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट, अभी कुछ 3 4 5 दिन ही हुए होंगे, हफ्ता भर हुआ होगा, अभी रिसेंटली डाला है इंस्टीट्यूट ने। ये स्टडी मैट है, और ये स्टडी मैट आप देख रहे हो ऊपर पेजेस लिखे हुए, कितने पेजेस लिखे हुए दिख रहा है यहाँ पे? 854, 850 पेजेस का स्टडी मैट है। और इस 850 के पेजेस के स्टडी मैट में ये सारा कंटेंट है जो मैंने आपको भी बताया है। इसमें ना आखिरी में सबसे लास्ट में इंस्टीट्यूट ने ना एक प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, ये देखो यहां दिखेगा आपको, ये रहा प्रैक्टिस पेपर, दिख रहा आपको? ग्रुप 1 पेपर नंबर 4, मतलब पहले 3 पेपर आपके किसके होंगे? लॉ के ही होंगे, चौथा पेपर हमारा कौन सा होगा? अकाउंट्स वाला पेपर होगा। ये प्रैक्टिस पेपर है, कायदे से इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो यही पैटर्न आना चाहिए। पर मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि इंस्टीट्यूट यही पूछेगा, पर क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, आपका पेपर हो जाने के बाद तो फिर मैं बच्चों के साथ वही शेयर करूंगा, क्योंकि फिर एक बार इंस्टीट्यूट जब दे देता है ना, फिर अगली बार वही फॉलो करता है जनरली, मोर और लेस, फिर वही पेपर का पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पे पेपर का पैटर्न क्या है? तो अब आप ना सारा कंटेंट लिखा है ना आपने, फिलहाल लिखो, अब उसके नीचे लिखो, हेडिंग डालो क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न, पहले क्या करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कितने मार्क्स? 60 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं? यहां पर 4, नीचे क्या लिखा हुआ है? 6 मार्क्स ईच, मतलब पहला क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 24 नंबर का। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि यही इंस्टीट्यूट अगर फॉलो करता है तो पहला क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 24 नंबर का। इसमें ऊपर दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? दिस टेस्ट पेपर इज फॉर प्रैक्टिस। चलो ये तो लिखा है, लेकिन एक बात और लिखता है जब पेपर आता है तो, कि ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है? कंपल्सरी, ऐसा लिखा हुआ होता है जब पेपर आता है तो। ठीक है, चॉइस हो सकती है, हमारे एग्जाम में हो सकता है चॉइस भी हो, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं पता। तो अगर सारे मैंडेटरी आते हैं तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, मतलब 24 नंबर का पेपर कंपल्सरी है। 24 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है। 4 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं फिलहाल 6 6 नंबर के। तो हम यहाँ पे क्या लिखें? हम लिखेंगे ए बी सी डी, और कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन? 6 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स। मैं ना एनालाइज करवा रहा हूं कि पेपर कैसा दिखने वाला है। 24 मार्क्स हो गए। अच्छा, अब ये बताओगे मुझे, पहला क्वेश्चन आपको क्या लगता है जो उसका ए पार्ट है? प्रैक्टिकल लग रहा है, थियरी लग रहा है? प्रैक्टिकल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी प्रैक्टिकल लग रहा है, थियरी लग रहा है? थियरी लग रहा है। प्रैक्टिकल थियरी समझते हो ना? हाँ, जिसमें पूछा लिखना पड़ेगा तो थियरी है, प्रैक्टिकल कर नंबर्स हैं तो प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? थियरी, ये थियरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा लग रहा है हमें? यहाँ पर सी लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, और डी भी प्रैक्टिकल ही लग रहा है। ये सी आप दिख रहा है, यही ईसॉप का क्वेश्चन है, यही ईसॉप का प्यारा सा क्वेश्चन है जो मैं अभी बोल रहा था एग्जाम्पल। और डी यहाँ पर कौन सा है? प्रैक्टिकल है। इसका मतलब 24 में से अगर इंस्टीट्यूट ने यही पैटर्न फॉलो किया, 18 नंबर प्रैक्टिकल है, 6 नंबर थियरी है। बच्चा सवाल पूछता है कि सर प्रैक्टिकल कितना आएगा, थियरी कितना आएगा? फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता, जब इंस्टीट्यूट पूछेगा तो उस दिन पता लगेगा। अभी आप कितने मर्जी अटकलें लगाते रहो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइंपॉर्टेंट है, असल बात यह है कि उसी दिन पता लगेगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट था, उसी दिन पता लगेगा। वो कुछ भी पूछेगा तो प्रैक्टिकल थियरी और मतलब प्रैक्टिकल थियरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का हो गया। पेपर पूरा कितने का है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का? 60 नंबर का। 60 में से 24 चले गए, कितने बचे? 36। अब 12 नंबर की 3 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यहां इंस्टीट्यूट ने इंटरनल चॉइस दी है। क्या बोला हुआ है? या 2 कर लो या फिर क्या कर लो? 2A कर लो। क्या कर लो? या 2 कर लो या 2A कर लो। अगर हम 2 करते हैं, 2 के कितने पार्ट्स हैं? 2 के 2 पार्ट्स हैं, कितने कितने नंबर के? 6 6 नंबर के। क्योंकि पहला क्वेश्चन 24 नंबर का हो चुका है, तो अब 3 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 12 12 नंबर के।
12 12 12 36 हो जाएंगे, 36 + 24 कितना होता है? 60 नंबर। तो 2 या 2A दोनों प्रैक्टिकल लग रहे हैं, थियरी लग रहे हैं? फिलहाल तो दोनों प्रैक्टिकल ही लग रहे हैं, दोनों प्रैक्टिकल लग रहे हैं। मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो हो सकता है वो 2A क्वेश्चन, सॉरी सिर्फ 2 है, 2 कर लो या 2A कर लो, क्वेश्चन नंबर 2A या B, और दोनों कितने कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। दोनों ही क्या है? प्रैक्टिकल। दोनों ही क्या है? प्रैक्टिकल। और या कहता है 2A कर लो, या फिर क्या करो? 2A। मतलब आप या तो ये 2 क्वेश्चन कर लो या अगले वाले 2 क्वेश्चन कर लो, एक ही बात है। 2A अगर हम करते हैं तो ये देखो, ये रहे 6 नंबर के हैं, और दोनों क्या है? थियरी है। बच्चे की जान में जान आ रही है कि थियरी है। चलो आता है 2A B 6 मार्क्स 6 मार्क्स, थियरी थियरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो आपको दिखेगा एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ कितने मार्क्स का? 12 को। ये वेटेज पता है किसको? मैंने कहा था किसको मिलेगा ये स्लॉट? कंसोलिडेशन को। आप देखो सैंपल पेपर में भी इंस्टीट्यूट ने पता है ये क्वेश्चन जो डाला है ना, ये कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह इसमें लिखा हुआ होगा, ये कंसोलिडेशन का ही क्वेश्चन है। अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब कंसोलिडेशन हो जाएगा, अरे ये क्या मतलब, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा फीलिंग आएगी आपको। कंसोलिडेशन का ही क्वेश्चन है, और देख लो सबसे हैवी वेट जो है इसी टॉपिक को दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक ही क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। कोई चॉइस नहीं है फिलहाल अगर इस पेपर को देखें। और कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के फिर से 2 पार्ट्स हैं, और दोनों पार्ट्स जो हैं दोनों के दोनों प्रैक्टिकल हैं, दोनों पार्ट्स में दोनों प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 AB 6 मार्क्स, सिक्स मार्क्स, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अब जो बच्चे सोच के जा रहे हैं कि सिर्फ थियरी के बेसिस पे जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि थियरी कुछ नहीं पता। इंस्टीट्यूट जब फाइनल देगा, पास्ट रिकॉर्ड देखूं मैं अगर, तो लगभग 55 डिवाइड बाय 70 टू 100 करना है कैलकुलेटर किसी के पास? कैलकुलेटर है किसी के पास? 55 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करो। 55 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 कितना? 55 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 78.5। मतलब पुराना अगर मैं इतिहास देखता हूं अकाउंट्स के पेपर का, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का, तो लगभग लगभग जो इन्होंने बोला है 78%, 70 से लेकर 75% नंबर प्रैक्टिकल होता है, और 25% 30% क्या होता है? थियरी होता है। मतलब जो हम थियरी देखेंगे, थियरी के क्वेश्चंस देखेंगे, और हालांकि वो थियरी के क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे, प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखा है तो वो थियरी के क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, तो वो आराम से अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो हमारा तो फोकस दोनों पे रहेगा, हम प्रैक्टिकल भी करके जाएंगे बढ़िया से और थियरी भी करके जाएंगे। पर ये अगर पैटर्न इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया, जो उनका ही सैंपल पेपर है, मुझे नहीं पता फॉलो होगा नहीं होगा, लेकिन अगर यही फॉलो किया तो आप खुद देख लो कितने का अगर मेरा मान लो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो मैं कितने का प्रैक्टिकल अटेंड कर सकता हूं? पहले क्वेश्चन में 18 नंबर का, पहले क्वेश्चन में 18 नंबर का मेरा मान लो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कितना अटेंड कर सकता हूं? पहले क्वेश्चन में 18 नंबर। मैं तो 2A और 2B फॉलो करूंगा जिसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। कितना हो गया? 12 नंबर, ये 18 और 12 कितना होता है? 30। 3 नंबर पूरा प्रैक्टिकल है, 42। उसके बाद 12 फिर से प्रैक्टिकल है, कितना हो गया? 42 और 12 54। 54 देखा जाए, अगर मैं चाहूं, अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो मेरे को तो सिर्फ एक यही थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है भाई, एक यही थियरी क्वेश्चन। 60 में से 6 ही नंबर तो थियरी का हुआ, 54। और अगर मेरा थियरी स्ट्रांग है तो मेरे को थियरी मैक्सिमम कितनी अटेम्प्ट करने को मिल सकती है? 12 नंबर की ये अटेम्प्ट कर लोगे, 6 नंबर की ये अटेम्प्ट कर लोगे, कितना हो गया? 18। 60 में से 18 थियरी, तो 42 फिर भी क्या होगा? प्रैक्टिकल है भाई। आप मैक्सिमम अगर आपका थियरी भी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि नहीं वो थियरी बड़ी अच्छी, मैं अच्छे से हम कर लेते हैं, तो 12 + 6 18 नंबर, तो 60 में से 18 घटा दो, फिर भी आपको 42 का तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। मतलब अगर हम ये सोचे कि प्रैक्टिकल से कोई बात नहीं, उसको थोड़ा लाइटली ले लेंगे, नहीं ले पाओगे। और लाइटली लेना क्यों?
हम जब ठीक से सारी बातें करेंगे, अच्छे से सब कुछ करके जाएंगे, तो स्ट्रांग पॉइंट बना के जाएंगे ना अपना, उसको तो अपना ट्रम्प कार्ड बना के जाएंगे, उसमें नंबर भी कहीं नहीं कटने। अगर मैं 54 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाता हूं, और अगर मान लो मुझे 54 का आता भी नहीं, मेरे को मान लो 45 का ही आता है, और मैं सारा ठीक करके आया हूं, तो चांसेस है कि पूरे 45 ही मिलेंगे मेरे को इस वाले पोर्शन में। एफएम की तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 5, देख के बताइए। 5 के दो कितने पार्ट्स हैं? 5A, 5B, 5C, और कितने कितने नंबर के हैं? 5, 5 और 10। 5A कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। 5B कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। और 5C कितने का है? 10 मार्क्स। FM कितने का है? पूरा 40। इसका मतलब मुझे 2 क्वेश्चन लग रहे हैं आते हुए 20-20 नंबर के। पहले वाले क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन के कितने पार्ट, सब पार्ट से 3, और तीनों का टोटल कितना है? 20। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो उसके भी A, B और C 3 ही दिखेंगे, और वो भी कितना? इसमें थियरी तो कह रहे हैं है ही नहीं। बच्चा पहले थियरी देख रहा है, थियरी है कि नहीं है, वो कहता थियरी है ही नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये फॉलो होने वाला अटेम्प्ट, ये वाला जो पैटर्न है फॉलो होने वाला। चलिए फिर भी अब मुझे कुछ तो बताना ही था ना, अभी क्या करता मैं? 5A, 5B, 5C, जब तक आप एक पेपर नहीं होता तो कुछ तो बताना ही था। हमारा 5A का कितना स्कोर है? 5 मार्क्स, और इसका भी कितना है? 5 मार्क्स, और इसका कितना है? 10 मार्क्स। और जैसे कि बच्चा देख चुका है कि ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, और ये भी प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, सारा प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से A, B और C। 6A, B और C, आइए देखें जरा। 6A, B और C, 5 मार्क्स, और B 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स, तीनों प्रैक्टिकल। तो देखा जाए मेरा प्रैक्टिकल अगर स्ट्रांग है, 94 मार्क्स का मैं प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता हूं, और 6 नंबर का थियरी। हाँ जी, और मार्क्स भी बनेंगे, पूरे बनेंगे, कहीं कटेंगे ही नहीं कुछ। और मेरा यकीन मानो, अगर आप थोड़ी सी भी सिंसियरिटी दिखाओगे ना, तो लिटरली आपको प्रैक्टिकल ना अच्छा लगने लगेगा। आपका मन करेगा कि मैं क्यों ना सीए में भी एनरोल कर लूं। पीछे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पीछे मेरे कई स्टूडेंट्स पहले प्रैक्टिकल से जो डरते थे, बाद में सीए में एनरोल किया, सीएस क्वालिफाई करने के बाद साथ साथ चलो सीए भी करते हैं। और कई बच्चों का सीए इंटरमीडिएट हो भी चुका है अब, मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली जिनसे मेरी बात हुई है, फाइनल्स में अब सीए के भी। पर उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, जितना हो सकेगा क्लास में मैक्सिमम करवा के जाऊंगा। अब हमारी बुक कैसी दिखेंगी? जब आपको बुक्स मिलेंगी तो बुक्स में आपका सबसे बड़ा जो पहला कवरेज जो हम करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। ये 850 पेजेस का स्टडी मैट, आपको देखने तक भी जरूरत नहीं है, सब कुछ डाल देंगे बुक के अंदर, सारे क्वेश्चन डले हुए होंगे। दूसरा, उसमें जो कवर करेंगे हम पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। अब आप कहोगे सर अभी तो हुआ ही नहीं है कोई एग्जाम क्वेश्चंस, कहां से करोगे आप पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस? 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स तो थी ना, पहले भी थी। तो हमारी बुक में पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबके सब डले हुए होंगे। इतने भी पुराने क्वेश्चन मिलेंगे आपको 90s का, 2005, 2004, 2006। भाई एमसीक्यू पैटर्न से पहले वाले तो सारे अटेम्प्ट थे ही ना, अकाउंट्स तो था ही, तो वो सारे क्वेश्चंस जो पूछे तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, और आप देखोगे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पास में पूछे थे इंस्टीट्यूट ने कई स्टडी मैट में डाले हुए हैं। तो हम दूसरी कवरेज किसकी रखेंगे? पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस। पहली कवरेज किसकी? हमारे स्टडी मैट की। दूसरी कवरेज किसकी? पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। और तीसरी कवरेज, ऐसे कई क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट में, अब तो मैं क्योंकि 12 साल से देख रहा हूं, इंस्टीट्यूट सीए एग्जाम के क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी पेस्ट मारता है हमारे एग्जाम में। वहां से उठाया क्वेश्चन, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया यहीं पे, एग्जैक्टली नंबर्स भी नहीं बदले, फिगर्स तक नहीं बदली, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। और वो भगवान की दया से मेरी समझ थोड़ी ठीक है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो अपने इंट्यूशन के बेस पर, न्यू सिलेबस के बच्चे अभी अब शुरू होगी क्लास भी, हाँ हाँ, इंट्यूशन के बेसिस पे मैंने वो क्वेश्चन भी बुक में डलवा दिए हैं। मतलब मेरी जो बुक है ना, वो अब सब्सटैंशियली रेडी है, क्योंकि स्टडी मैट अभी लेट आया है, तो अब स्टडी मैट के क्वेश्चंस ना उसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो जब तक स्टडी मैट के क्वेश्चंस उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं, कुछ डले, क्योंकि कुछ तो उन्होंने पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस ही डाले हैं,
पर जो नहीं डाले हैं, क्योंकि 850 पेजेस के स्टडी मैट को मुझे खुद पर्सनली एनालाइज करना है और उसके बाद बुक में इंकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे कहीं पे भी कवरेज में कोई शॉर्ट रहे। तो आपको मेरी बुक्स लॉ के, सर आपको लॉ के लिए बताएंगे, मेरी बुक्स जो अकाउंट्स एफएम की होंगी वो आपको मिलेगी मोस्ट प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो तब तक हम क्या करेंगे, तब तक मैं आपको हैंडआउट या पीडीएफ दे दूंगा, मतलब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे ना उसका हैंडआउट मिल जाएगा कुछ, क्योंकि जो चैप्टर्स रेडी है मेरे, जिसके डल चुके हैं, इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं नोट्स में क्वेश्चंस, तो उसका हम क्या दे देंगे आपको, हैंडआउट या पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप फिर हमारा एटलीस्ट क्लासेस हमारी बिना किसी प्रॉब्लम के चलती रह सके, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, तब तक इस मंथ एंड तक बुक्स आ जाएंगी, तो फिर आपको वो बुक्स भी मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर पेपर के पैटर्न में अगर ये फॉलो होता है तो इसमें सबसे महंगा क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक तो 10 नंबर का एफएम में हो गया है ना, ये दो 10 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, और यहां पे कितना दिख रहा है हमें, सबसे 12 नंबर का, ठीक। लेकिन हम अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे 16 नंबर तक के क्वेश्चंस के लिए भी, कि 16 मार्क्स का भी आ जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, ज़्यादा चांसेस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, पास्ट की हिस्ट्री से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, नहीं करेगा। इतना कम थियरी भी नहीं करेगा, वो 100% थियरी का प्रोपोर्शन 75-25 का मिनिमम मेंटेन करके चलेगा, हो सकता है ज़्यादा भी करे, ऐसा मेरी फीलिंग है, बाकी आपको बाद में पता लगेगा, ठीक, वो क्या होने वाला है, पर ऐसा मेरी फीलिंग है 75-25 का परसेंटेज एक मेंटेन करेगा, इसलिए हम प्रैक्टिकल और थियरी दोनों पर फोकस करके जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो कितने कितने मार्क्स वाले दिख रहे हैं, 6-6 मार्क्स वाले, पर मुझे लगता है कि ये भी नहीं होने वाला है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं 3 और 5 नंबर के, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के होंगे, कम होंगे, ज्यादातर किसके दिखेंगे आपको, 5 मार्क्स के, जो मुझे लगता है 5 मार्क्स के होने चाहिए, पिछले जितने भी अटेम्प्ट मैंने देखे हैं। तो 3 नंबर या 5 नंबर, माइट भी यही फॉलो कर ले, कुछ नहीं पता, लेकिन 3 नंबर या 5 नंबर, तो 3 नंबर के क्वेश्चंस भी हमें देख के जाने। देखो पेपर का पैटर्न ना हमें ये एक तरह से कह सकते हो कि एक इंडिकेशन देता है कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे हो। मैंने आपको एमसीक्यू वाले बच्चों के साथ मर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका अलग है। मेरी एमसीक्यू वाली बुक जो रेडी है उसमें सारे के सारे ही एमसीक्यू करते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, उसमें मैं करवाता ही कौन से क्वेश्चन हूं, सारे एमसीक्यू करते हैं। मैं आपको अगर एमसीक्यू की, मैं एक चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ दिखाऊं, तो हमारी एमसीक्यू की बुक ना कुछ ऐसी दिखती है। कोई भी एक टॉपिक में खोल देता हूं यहां पर, जैसे हम अभी एफएम में एक टॉपिक पढ़ेंगे लेवरेजेस, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेवरेजेस करके एक टॉपिक पढ़ेंगे। आप देखो इसमें सारे क्या करवा रखे हैं मैंने, सारे एमसीक्यू दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन सब में ना, आपको दिख रहे हैं 4 ऑप्शन, सब में 4 ऑप्शन है। मैं क्लास में एमसीक्यू वाले बच्चों को एमसीक्यू कराऊंगा, डिस्क्रिप्टिव उनको कराता ही नहीं हूं, सारे ही एमसीक्यू कराऊंगा, और आपको क्या कराऊंगा, सारे ही डिस्क्रिप्टिव। आपके लॉ के पेपर्स में 20-80 का रेशियो है, शायद 20 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा, 80 नंबर का आएगा, विद वन एक्सेप्शन, अकाउंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला है एक भी एमसीक्यू नहीं पूछेंगे। मतलब जहां कहां पहले पूरा 100 एमसीक्यू पूछे थे और अब क्या कह रहे हैं, एक भी एमसीक्यू नहीं पूछेंगे, पूरा ही डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे। तो हमारी अप्रोच फिर कैसी होगी, हमारी अप्रोच फिर कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव वाली ही होगी। इसलिए मैं आपको किसी ओल्ड सिलेबस के बच्चे के साथ बिठा ही नहीं सकता, आपके साथ भी इनजस्टिस होगा, उनके साथ भी इनजस्टिस होगा। मेरी पढ़ाने की अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट है एक एमसीक्यू वाले बच्चे को और एक डिस्क्रिप्टिव वाले बच्चे को। अब आपने देखा इसमें जो हमने पेपर का पैटर्न लिखा, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का नंबर वैसे बताओ, 4 पहले में, ठीक है, दूसरे में कितने, 4 ही मानो, 2-2 4, ये 4-4 8 और 3 11, उसके बाद 6 और 17, टोटल कितने हो गए 17। चैप्टर कितने लिखे हमने, 26, 13-26। इसका मतलब सबको तो मौका नहीं मिल पाएगा। अगर हम ये सोचे कि सारे चैप्टर्स को मौका मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो आएगा ही नहीं, आएगा ये तो पक्का ही नहीं आएगा। बीकॉम में याद है, बीकॉम अगर आप दोगे ना, आपका तय होता है कि ब्रांच और हायर परचेज में कोई एक ही पूछेंगे, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में से चॉइस आती है, ब्रांच हायर ऐसा कुछ होता है शायद, वहां पर ब्रांच अकाउंटिंग हायर परचेज एक चैप्टर है अकाउंट्स के, उसमें से कोई एक ही पूछेंगे। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में से मतलब चॉइस आती है, या तो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन कर लो या जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन कर लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर छूटा तो छूटा, नंबर गए तो गए। ईसॉप जो सोच रहे थे कि नहीं आएगा, 3 अटेम्प्ट तक नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब पूछा तो गए वो 5-6 नंबर जितने का भी वो आया होगा। तो हम इसलिए ये तो नहीं कर सकते कि कोई टॉपिक हम छोड़ के चले जाए। हमारा टाइम कितना हो गया, 1:38। हमने क्लास कितने बजे शुरू कर दिया आज लेट स्टार्ट हुई थी हमारी, 12:15 12:20 के आसपास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब हम पेपर का पैटर्न भी क्लियर है, कोर्स कंटेंट भी क्लियर है।
अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, अभी हमने जो अकाउंट्स एफएम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। एक टॉपिक जो मैं आपसे कह रहा था यहाँ पर कि मार्जिनल कॉस्टिंग, जो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बिलोंग करता है, इंस्टीट्यूट ने कहाँ डाल रखा है? एफएम वाले पोर्शन में। ये कहाँ डाल रखा है? एफएम वाले पोर्शन में। बेसिकली ये एफएम को बिलोंग नहीं करता है। आप जब ग्रेजुएशन करेंगे आपको दिखेगा एफएम में कभी इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इन दोनों टॉपिक्स को। ये ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग की फील्ड का है। मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड का है। लेकिन आप जो है इन टॉपिक्स को किस रजिस्टर में करेंगे? एफएम वाले रजिस्टर में करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 40 मार्क्स का हिस्सा है। मार्जिनल कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, मान के चलो आएगा ही आएगा। अभी जो मैंने आपको दिखाया ना पेपर का पैटर्न, जो सैंपल पेपर देखा, उसमें एक क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का भी है। मतलब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा आएगा। कहने का मतलब ये कि एफएम में जो ये वाला पोर्शन है, जो एफएम का नहीं है एक्चुअली में, 5 नंबर मिनिमम है, और अगर दोनों से आ गया तो 8 से 10 नंबर हो जाएंगे। कितने? 8 से 10 नंबर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो एफएम का वेटेज ना और कम हो गया, 35 तो है ही, मतलब मैक्सिमम भी देंगे तो कितना है? 35 है, क्योंकि ये 5 मार्क्स बेसिकली किसको बिलोंग करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। तो अकाउंट्स का अगर हम सही से देखें कि स्ट्रेंथ क्या है, तो 65% है एफएम। लेकिन आसान है, खासकर वो बच्चे जिनका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो एफएम एंजॉय ज़्यादा करेंगे। इवन आप भी ज़्यादा एंजॉय करोगे एफएम, क्योंकि उसमें हमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, कोई जर्नल नहीं बनाना, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, कोई लेजर नहीं है। टर्म्स यूज होंगी जरूर, नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, ईबीआईटी वगैरह क्या होता है, लेकिन ना कोई जर्नल लेजर नहीं बनानी। सिंपल एल्जेब्रा बीच में थोड़ी बहुत आएगी, जहां पर हम प्लस माइनस कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये एफएम वाला पोर्शन 40 मार्क्स बिल्कुल आपके लिए मक्खन है, आराम से प्यार से पूरे नंबर देके जाएगा। और इसमें एक कैपिटल बजटिंग अगर हटा दूं और एक सिक्योरिटी एनालिसिस हम लिखा है, ये दो टॉपिक जो है इस चैप्टर में सबसे बड़े हैं, और इनका वेटेज भी अच्छा खासा रहेगा। बाकी सब जो टॉपिक्स हैं वो बड़े प्यार से आपको जितने भी आएंगे सारे के सारे अच्छा आपको स्कोर देके जाएंगे। बल्कि क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है, कवरेज बहुत ज़्यादा है, चैप्टर की जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा है कैपिटल बजटिंग में, इसलिए इसमें थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा लगेगा। अब हम शुरुआत किस टॉपिक से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे एक टॉपिक जो मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए, कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं शुरुआत में एक लाइट टॉपिक लेना चाह रहा हूँ और मार्जिनल कॉस्टिंग से हम शुरू करेंगे। पहला जो है मतलब एफएम वाले पोर्शन से शुरू कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये एफएम तो है नहीं, ठीक है ना, ये एक अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की फील्ड का टॉपिक है। तो अब क्या किया जाए, आज ही शुरू कर दें? 1:41 हो गया है, या नेक्स्ट क्लास में शुरू करें? आपकी क्लास आज कितने बजे खत्म हो गई थी लॉ की बेटा? 11:30 तक खत्म हो गई थी। मतलब मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट क्लास से 11:45 11:50 पर स्टार्ट कर दूं क्लास, ठीक है। आज थोड़ा सा मिस प्लान हो गया ट्रैफिक की वजह से, अदरवाइज हम 11:45 11:50 पे स्टार्ट कर देंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है फिर हम अगली क्लास में ही स्टार्ट करते हैं। 141 तो हो ही चुका है अब, क्योंकि मैं अब कुछ बोलूंगा वो रिदम ही नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे। आज की क्लास बेसिकली हमारी इंट्रोडक्शन में ही लग गई है। अब 2-3 काम आपने करने हैं, मैं फिर से वो रिवाइज करवा देता हूँ। अगली क्लास में प्लीज़ कैलकुलेटर सारे लेके आइएगा। कैलकुलेटर वही आप ले लेना, अगर नहीं लिया है तो जो ना आप एग्जाम में यूज़ करना चाहो। कई बार बच्चा क्या सोचता है कि चलो अभी तो क्लास में तो फ़ोन से ही कर लेंगे, या छोटा सा कोई कैलकुलेटर ले आते हैं। छोटा कैलकुलेटर एक आता है जिसमें 3 दबाव 6 दबता है, वो वाला कैलकुलेटर नहीं, वो लेना है जिसमें 3 दबाव 3 ही दबे, तो वो कैलकुलेटर आपने लेना है। और कहने का मतलब कुछ बच्चे ना सोचते हैं कि एग्जाम आ रहे हैं, अब तो नया ही कैलकुलेटर आएगा, नया ही पेन आएगा, मतलब सब कुछ नया नया होना चाहिए। तो ना वो क्या है कि आप अगर शुरुआत से जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं जिसमें आपका अच्छे से हाथ सेट है, बिना देखे ही आपको पता है कि ये 3 है, ये 6 है, ये डिवाइड का बटन है, ऐसे प्रैक्टिस हो जाए हमारी, तो कैलकुलेटर खराब नहीं होते, 2-2 3-3 4-4 10 साल चल जाते हैं। तो कैलकुलेटर पहले से ही वो ले लेना जो आप एग्जाम वाले दिन में यूज करो, तो वो आप लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास से। रजिस्टर एक प्रॉपर लगाएंगे, फिलहाल 3 पेजेस छोड़ेंगे। इंडेक्स कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे जैसे आपके पेजेस भरते जाएं ऊपर नंबर देते जाना 1 2 3 4, और उन पेज नंबर का हम यूज कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। वो हम रजिस्टर्स इंडेक्स का दायरा है कि कैसे करना है, नोट मेकिंग हमारी कैसे होगी वो देखना है। और हाँ, इनका आप सवाल कि सर कब तक सिलेबस खत्म होगा। देखो इंस्टीट्यूट ने कवरेज तो देखो मेरा बहुत अच्छी खासी डाली हुई है, ठीक है। जो जनरली सिलेबस कंप्लीट होने में वक्त लगता है अकाउंट्स एफएम का, खासकर जो
जैसे फर्स्ट ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि पहले ना मैं जब भी एफएम पढ़ाया या अकाउंट्स पढ़ाया, मतलब कोई भी प्रैक्टिकल पेपर पढ़ाया, तो सेकंड ग्रुप में था मेरा पेपर हमेशा से ही। एक एक्सेप्शन पहले कॉस्टिंग एक था फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन जनरली मेरा पेपर कब होता था? सेकंड ग्रुप में। जैसे मान लो आप दिसंबर में सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप दे दोगे, तो सेकंड ग्रुप के लिए तैयारी कब शुरू करोगे? जनवरी में। और वो होगा कब? जून में। तो मेरे पास ना ज्यादातर बच्चा हमेशा कब कब कौन सा आया? सेकंड ग्रुप वाला, क्योंकि मेरा पेपर हमेशा किस में होता था? सेकंड ग्रुप में। तो जनवरी में आता था, जून में पेपर होते थे, तो मुझे अप्रैल एंड तक उनको फ्री करना पड़ता था। 4 महीने का एक विंडो मुझे मिलता था। ऐसे ही जुलाई वाले का दिसंबर में। आपके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास ज्यादा टाइम है। अभी तो फरवरी चल रहा है, आपकी पेपर कब है? दिसंबर में। दिसंबर में है ना आपका पहला अटेम्प्ट, तो फरवरी है चल रहा है, दिसंबर है। आपके पास लगभग कितने महीने हैं वैसे? करीब करीब 10 महीने पड़े हैं अभी। 10 महीने मान के चलो, 10 महीने हैं। हमारा जो सिलेबस खत्म हो पाएगा एफएम अकाउंट्स का, वो लगभग खत्म होगा 5 मंथ्स में। जिनको दोनों ग्रुप साथ में देने, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि दोनों ग्रुप की कोचिंग साथ मत शुरू करना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर दूसरा ग्रुप स्टार्ट करना भी चाहते हो, तो 1 या 2 पेपर से ही शुरू करना दूसरे को, ताकि आपके पास होगा क्या? ऐसे तो लगेगा मजदूरी चल रही है। कैसे सुबह आओगे, शाम को कब तक फ्री होगे? 5:30। फिर उस दिन, जिस दिन मैं आज जो पढ़ा के भेजूं, उस दिन रिवाइज करना मस्ट है। होमवर्क पक्का पक्का देता हूं, होमवर्क अच्छे वाला देता हूं मैं। मतलब क्लास में हमारे बुक में इतने क्वेश्चंस होंगे कि होमवर्क में दूंगा। और होमवर्क के लिए मैं अगले क्लास में फिर डिस्कस भी करूंगा होमवर्क। तो हमारा ये रहेगा, आज जो होमवर्क दिया, और आज मैं कोई होमवर्क देना मान लो भूल गया, तो बाय डिफॉल्ट क्लास वर्क ही आपका होमवर्क बनेगा। जो मैंने आज क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, वो आपको बाय डिफॉल्ट घर पे करने हैं। क्लास वर्क रजिस्टर और होमवर्क रजिस्टर अलग अलग लगाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्लास वर्क रजिस्टर में ही पहले आज किया, एक बार यहाँ पे सारा नोट कर लिया, फिर घर जाके फिर से नोट करते हैं उसी रजिस्टर में कि सर ने कहा है कि क्लास वर्क वाले क्वेश्चन फिर से होमवर्क बनते हैं। तो डुप्लीकेशन एक ही रजिस्टर में हो रही है। जहां 4 भरने हैं, वहां कितने भर जाएंगे? 8 रजिस्टर भर जाएंगे। आपको क्लास वर्क का अलग लगाना है, होमवर्क का अलग लगाना है। जितने क्वेश्चन मैं आज करवाऊं, घर पे वो वापस से आप करोगे, लेकिन किस रजिस्टर पर? होमवर्क रजिस्टर में। होमवर्क रजिस्टर आप कोई रफ रजिस्टर लगाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास वर्क रजिस्टर जो आप लगाएंगे, वो आपका ठीक ठाक फेयर रजिस्टर होना चाहिए। होमवर्क रजिस्टर आपको एग्जाम वाले दिन देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि होमवर्क में मैं सारे कौन से क्वेश्चंस दूंगा? जो रेपिटेटिव नेचर के होंगे, सारा रेपिटेशन होगा उसके अंदर। जो वैरायटी है वो सब किस में कवर हो जाएगी? क्लास में। सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं क्लास में कवर करवा दूंगा। एग्जाम वाले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो रिवाइज करने हैं, वो कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं? क्लास वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। अब ग्रुप 2 के लिए देखो बेटा, ग्रुप 1 का जो ये अकाउंट्स वाला पेपर है, हम अगर नॉन स्टॉप जाते हैं, 5 महीने का लगभग सिलेबस है, और 5 महीने हमें लगभग लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। और बाकी जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, वो थोड़ा सा प्लान होके चलिएगा कि कब किस सब्जेक्ट की कोचिंग आपको स्टार्ट करनी है। अभी फिलहाल दोनों का बर्डन एक साथ मत लेना। अभी आपको इतनी हैबिट नहीं है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ शुरू कर दो। तो अभी थोड़ा सा पहले यूज टू हो जाओ कि इतनी लंबी क्लासेस, क्योंकि आप शायद पहली बार ही ले रहे होगे, है ना? आज तक अभी आपने इतनी लंबी क्लासेस ली नहीं है। शाम तक आते आते लगेगा हो क्या रहा है नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तो पहले थोड़ा सा अपने आप को यूज टू कर लो। जब जब जो ट्रैकर्स एवरेस्ट पे भी कभी जाते हैं, तो पहले ना वो अपने आप को एडजस्ट करवाते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि एकदम से वो जाएं ऊपर, ऑक्सीजन कम होगी तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले वो धीरे धीरे अपने आप को, जो बोलते हैं ना, एक्यूमुलेटाइज या फिर फेमिलराइज कराते हैं कि हाँ, ऐसे एनवायरनमेंट में हम पहले अपने आप को एडजस्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने जो है और आगे पैर फैलाएं। तो पहले आप अपने आप को एडजस्ट करो शुरुआत में, और धीरे धीरे फिर आप ग्रुप 2 की कोचिंग अगर लेनी भी है, तो मैं कहूँगा कि पहले एक आध पेपर से ही स्टार्ट करना। क्योंकि ऐसे ना, आप देखो, रिवीजन अगर नहीं कर पा रहे हो, कोचिंग लेना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। आज जो भी पढ़ा, आज तो मैंने हालांकि कुछ पढ़ाया नहीं, तो आज जो भी पढ़ाऊंगा उसको आज ही रिवाइज करना आपके लिए मस्ट है। बिना उसके दिक्कत रहेगी। रिवीजन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा रिवीजन, पूरा पॉजिटिव कोरिलेशन है, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा स्कोर, जितनी कम रिवीजन उतना कम स्कोर। रिवीजन और आपके फाइनल परफॉर्मेंस में बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। बाकी बहुत सी बातें हैं जो मेरे को करनी है, लेकिन वो मैं अब साथ साथ करूंगा, और टू द पॉइंट बातें करेंगे। कुछ भी हम अपने टॉपिक से ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारा मेन फोकस हमारे कॉन्सेप्ट्स और जो आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर सके, वो सारी बातें। ठीक है। तो किसी के कुछ डाउट्स हो, कुछ और पूछना हो? श्योर। एग्जाम से देखो, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो अपने आप को ना एटलीस्ट सितंबर तक फ्री कर लेना, ताकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 20 दिन, 21 दिसंबर से पेपर शुरू होते हैं, लगभग 2.5 महीने आपके पास किसके लिए हो? रिवीजन के लिए हो। और रिवीजन का ना ऐसे नहीं है कि एक बार पूरा सिलेबस खत्म होगा तो उसके बाद ही रिवीजन शुरू होगी, ना ना।
रिवीजन का कैसे है, पहले सेम डे वाली रिवीजन, एक हफ्ते का दिन एलोकेट कर लो कि ये दिन सिर्फ रिवीजन के लिए है जो पूरे हफ्ते में किया है। 6 दिन का पूरा, आज कुछ नया नहीं करेंगे, मान लो संडे की छुट्टी है तो 6 दिन का सारा काम संडे को क्या करना है, रिवाइज करना है। और फिर 1 से 2 दिन महीने के भी एलोकेट कर लो कि पूरे महीने की रिवीजन करनी है। मतलब आपको एक चैप्टर को महीने में 3 बार रिवाइज करना है, एक तो सेम डे, एक वीकली, और फिर 2 दिन मंथली भी देने हैं। ये रिवीजन अगर आप कर लेते हो ना मैनेज, तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब जब आप नॉर्मल रिवीजन करोगे सिलेबस खत्म करने के बाद, सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल तरोताजा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिलेबस, बस अभी उनका मेन मुद्दा ही होता है कि सिलेबस खत्म करना, जैसे भी हो जाए सिलेबस खत्म हो जाए बस। और 4 महीने बाद, 5 महीने जब सिलेबस खत्म होता है, फिर घर पे रजिस्टर देखते हैं, जैसे लगता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और वो क्यों, क्योंकि 4 महीने से देखा ही नहीं उस टॉपिक को। तो रिवीजन आपको मैं बताता रहूंगा कैसे कैसे करनी है, फ्रीक्वेंटली कैसे कैसे करनी है। बाकी और बहुत सी बातें जो हम साथ साथ करते जाएंगे। अभी कुछ और सवाल जो आपको लगता हो ये तो बड़ा खटक रहा है दिमाग में, थियरी प्रैक्टिकल का खटकता है दिमाग में, मैं दोनों पे कवरेज करा के जाऊंगा, एग्जाम में क्या आएगा वो उस दिन पता लगेगा। बाकी कंटेंट आपने देखा ही, सिलेबस काफी वाइड है, एक्सटेंसिव है। हाँ जी बेटा, अभी मेरी क्लासेस अकाउंट्स की 3 डेज अ वीक ही चलेंगी, और सर ने भी, लॉ के सर ने भी यही बताया होगा सुबह, है ना, 3 डेज अ वीक ही बोला है ना, 3 डेज अ वीक ही चलेंगी फिलहाल तो अभी। हाँ जी। हम्म। चारों एक साथ कैसे मैनेज, मैंने चारों एक साथ कैसे मैनेज किया, मैंने एक साथ मैनेज क्या किया, आज मुझसे कोई पूछेगा ना, कोई बच्चा मुझसे सलाह लेगा कि सर क्या मैं तीनों कोर्स करूं, मैं शायद सलाह नहीं दूंगा। मेरे को उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए शायद मैं जो दिमाग में आया करता चला गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th पास करी, ऐसा कुछ हुआ था कि मैं शुरुआत तो बीकॉम से ही करी थी, बीकॉम ऑनर्स और साथ में सीए, जैसे बच्चे करते हैं, जैसे आप बीकॉम और सीएस कर रहे हो, कोई एक प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री कोर्स, ऐसे ही मैंने भी ऐसे ही किया था। फिर मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में था तो कॉलेज में एक फ्रेंड मिला, उसके पास सीडब्ल्यू का प्रोस्पेक्टस था। सीडब्ल्यू जैसे सीएमए बोलते ना, पहले इसको सीडब्ल्यू बोलते थे। तो मैंने बाई चांस देखा यार, मैंने कहा यार कोर्स तो सारा सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा ही अलग है, बस क्यों ना मेहनत करी जाए। और मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने एनरोल करा दिया। अब सीडब्ल्यू में भी साथ में, सीडब्ल्यू में, सीएस में नहीं कराया था, 12th के बाद सीए और बीकॉम ने स्टार्ट की थी। वो फ्रेंड का बस प्रोस्पेक्टस देखा सीडब्ल्यू का, वो सीडब्ल्यू और बीकॉम कर रहा था, तो मैंने भी सीडब्ल्यू में एनरोल करा लिया। अब करवा तो लिया, लेकिन जब एक साल जब पहले एग्जाम आए, और मार्च में बीकॉम ऑनर्स, सॉरी अप्रैल में बीकॉम ऑनर्स, मई में सीए फाउंडेशन और जून में सीए में फाउंडेशन। मैंने कहा 15 पेपर एक साथ देने हैं अभी, 7 पेपर बीकॉम ऑनर्स के थे, और फिर उसके बाद मई में सीए फाउंडेशन था, और जून में सीए में फाउंडेशन था, जैसे तैसे करके दिए। और इतना कभी 12th में तो कहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह रखते थे, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लगा दिया जैसे कि बिल्कुल तुम बड़े एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल हो, जैसे तैसे करके दिए, हो भी गए भगवान की दया से। फिर उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ, जब तक मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, मेरा सीए और सीए में इंटर हो चुका था। और फिर उस टाइम पे क्या होता था कि सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच में ना 2.5 साल का गैप होता था, ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, 2.5 इयर्स का गैप था। तो उस गैप में मैंने सीएस के लिए एनरोल करा लिया, मतलब ग्रेजुएशन मेरी खत्म हुई, एक कोर्स से खत्म फ्री हुआ, तो फिर मैंने सीएस के लिए एनरोल करा लिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2007 के जून में मेरा सीडब्ल्यूए फाइनल पड़ा, दिसंबर 7 में सीएस फाइनल पड़ा, और मई 8 में सीए फाइनल पड़ा, मतलब ऐसे लग गए सारे। वो कुछ ऐसा हुआ कि सब अपने आप ऐसे ड्यू होते गए। फिर मैंने जब सीए में फाइनल दिया, भगवान से बस यही प्रार्थना थी गलती से भी फेल हो गया तो अगली बार दिसंबर में सीएस और सीए में दोनों देने पड़ेंगे, और दिसंबर में क्लैश करते हैं उनके एग्जाम। मैंने कहा ये जो यूफोरिया है ये सारा फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर कैसे करके सीएस फाइनल, सीडब्ल्यू फाइनल हो गया, रैंक भी आ गई, फिर सीएस फाइनल दिया वो भी हो गया, फिर सीए फाइनल दिया वो भी हो गया। पर मैं आज सोचता हूँ कि वो मेरा सबसे बड़ा शायद ब्लंडर था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे करना क्या चाहिए था, बेस्ट बताता हूँ, जो कोर्स कर रहे हो उसमें पूरी जान लगा दो। इंस्टेंट में 3 कोर्स करता, मुझे आज लगता है कि मैं शायद सिर्फ, मेरा जैसे प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, मेरा लीगल मेरे इतना मेरे को अंदर से आती नहीं उसके लिए फीलिंग, प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो मैं एक ही करता लेकिन सीए करता, और उसमें टॉप 10 में रैंक लेके आता। वो शायद ज्यादा बेहतर सिचुएशन होती, बजाय कि ये शायद टीचिंग में आना लिखा था। आप बच्चों को तो क्या अट्रैक्ट कर रहा है, 3 डिग्रीज नहीं, 1 डिग्री में रैंक लेके बोलता तो आपको इतना अट्रैक्ट नहीं करता। सीए में नहीं, अट्रैक्ट करने की बात है, आपको लग रहा है कि हाँ आप सेफ हैंड्स में हो, कि अभी ठीक है मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो जब आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट डेवलप होगा हमारे और आपस बीच में, तो आपको लगेगा कि हाँ सब ठीक ठाक है।
और सब कुछ। अब 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तो सीएस का सब इन आउट पता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहता है पेपर सेट करते वक्त, वो सब बातें धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आज जो भी मुझसे सलाह लेगा मैं शायद यही कहूँगा कि जो कर रहे हो एक ही चीज़ करो, उसमें पूरी जान लगा दो, एग्जाम में भी और ट्रेनिंग में भी। मैं ट्रेनिंग में इतनी एफर्ट नहीं लगा पाया, ट्रेनिंग में मैंने बहुत छुट्टियां लेनी पड़ी, क्योंकि जब देखो कोई एग्जाम ड्यू हो जाता था। सोचो कितने पेपर दिए होंगे वो, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ड्यू, एग्जाम ही ड्यू होते जा रहे हैं। तो पढ़ाई पढ़ाई और जो टाइम मिला ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। बस आज के टाइम पे तो बस वक्त खराब करने का जज्बा चाहिए, वक्त खराब हो जाता है। बहुत बहुत टेम्पटेशन है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो आज के टाइम पे शायद ये सब करना मुश्किल है, क्योंकि जो अटेंशन स्पैन है या फिर कहें जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और वो आपकी भी गलती नहीं है, डिस्ट्रैक्शन ही इतने हैं, फ़ोन हमेशा साथ रहता है, वो पल पल रिंग टिंग 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 करता रहता है, बच्चा भी फिर पीछे पीछे चला जाता है। बाकी करेंगे डिस्कस इस और बहुत कुछ। थैंक यू तेजस। मिहिर, आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो बेटा? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता ही देता हूँ, और ये ज़रूरी है। मैं ना आपको, ये तो मैं बताना ही भूल गया, कोई चला गया क्या बच्चा? चलो जो चला गया कोई बात नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, 9811504471। मेरा नाम है मुकेश जसवानी, MU, बस अंबानी की जगह जसवानी है, ठीक है ना, पहला नाम तो ठीक है, मुकेश जसवानी। और इस नंबर को ना आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना। मुझे एक मैसेज आप भेजना व्हाट्सएप पर, जब आपको लगे कि आपको ज्वाइन करना है, या जैसे भी मेरे को एक मैसेज भेजना, अपना नाम लिख देना, नाम के साथ आप सब्जेक्ट लिख देना। फिलहाल जैसे मेरे से आप क्या पढ़ोगे, कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो CA FM करके लिख देना। न्यू सिलेबस लिख देना, क्योंकि मैं एक और जगह भी पढ़ाता हूँ, तो आप पटेल नगर मेंशन कर देना, ठीक है, पटेल नगर मेंशन कर देना। मैं ना आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करके मेरी तरफ से फिर आपको रेगुलरली अपडेट्स वगैरह मिलते जाएंगे। जैसे कि सपोज मुझे अभी फिलहाल आपके साथ PDF शेयर करनी है, तो मैं उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा, आपको PDF मिल जाएगा टॉपिक्स का। मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा, तो उसके सोल्यूशंस भी मैं उसी में डाल दिया करूंगा। भाई आप घर पे ट्राई करोगे, आपको आंसर्स मैच करने होंगे, तो उसके सोल्यूशंस, पूरे सोल्यूशंस, कंप्लीट सोल्यूशन डाल दूंगा। जो बुक आपको प्रोवाइड होगी ना, वो पूरा क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें आंसर्स नहीं होंगे, वो पूरा क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि मैक्सिमम मैं क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा, और उसमें थियरी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, थियरी और प्रैक्टिकल पूरा होगा। लेकिन क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, होमवर्क वाले क्वेश्चंस के आपको ऐसे PDF मिल जाया करेंगे, वो आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे। तो उसमें मैं आपको ना ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड करके मेरी तरफ से आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ध्यान रखना, मेरा नंबर सेव करोगे तभी अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या है कि ग्रुप नहीं है, ग्रुप में तो सबको पता होता है कि आप ऐड हो गए हो, ग्रुप में बच्चे ना टाइम ही खराब करते रहते हैं आपस में। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि कुछ बच्चों के नंबर लीक हो जाते हैं। हालांकि आजकल तो ब्लॉक करने का बड़ा अच्छा जमाना है, ज़्यादा तंग करे ब्लॉक इट। सीधी बात, मेरे को मत ब्लॉक कर देना, कहीं मेरी तरफ से अपडेट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप, ये नाम लिख देना, CA FM लिख देना, पटेल नगर जरूर मेंशन कर देना, ताकि मैं, क्योंकि बहुत सारी ब्रॉडकास्ट बनी है, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, तो मैं आपको फिर उस ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आनंद पूछ रहे हैं कि सर ग्रुप 2 में टैक्स आप ही पढ़ाओगे? नहीं बेटा, टैक्स तो मैं नहीं पढ़ाता, फिलहाल तो टैक्स मेरा पढ़ाने का कोई विचार नहीं है। हाँ हाँ श्योर, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक टॉलरेट करने के लिए।